डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 111। भाई ये ने नीचे देखा और पाया कि दूसरा व्यक्ति ऊपर देख रहा है। उनकी आंखें मिली और दोनों चौंक गए। तुम क्या कर रहे हो? भाई ये ने अचानक कहा, फिर आसमान से गिरती बारिश को देखा और महसूस किया कि वो व्यक्ति आश्रय ढूंढ रहा था। चूंकि वहां दूसरी मंजिल भी थी, इसलिए पहली मंजिल पर स्थित उनके रेस्तरां में एक उभरा हुआ छज्जा और एक जल निकासी चैनल बनाया गया था ताकि पहली मंजिल में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय लोग भीग न जाएं। इसका ये भी मतलब था कि पहली मंजिल का लगभग 40 सेंटीमीटर हिस्सा सूखा रहा। जमीन तो सूखी थी, लेकिन बाहर काफी देर से भारी बारिश हो रही थी, जिससे ठंड और नमी छा गई थी। क्या आप यहाँ खाने आए हैं? यहाँ मत बैठिए, आपको सर्दी लग जाएगी। जब उस बच्चे ने बोलना शुरू किया, तो बाई ये को एहसास हुआ कि वह आधा विकसित बच्चा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। बाई ये थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मेरे साथ आओ। बाई ये मुड़ी, दुकान का दरवाजा खोला और बत्तियां फिर से जला दी। वो रसोई में गया, एक सब्जी गरम की, जल्दी से अंडे की तली हुई चावल की एक सविंग बनाई, और साथ ही दोगुनी मात्रा में काली मिर्च डालकर एक छोटी कटोरी गर्म और खट्टा सूप भी तैयार किया। पहले सूप पी लो, बाई ये ने खाना लाते हुए कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। बच्चे की आवाज थोड़ी कर्कश थी। वो एक युवक था, जो बाई ये से थोड़ा छोटा था। उसने एक मोटी काली हुडी वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी जिसका हुड उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढके हुए था, और उसने अपनी पीठ पर एक गिटार ले रखा था। बाई ये थोड़ी देर रुका, फिर उसने अपनी आवाज नर्म करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जल्दी खाओ। बाई ये के बोलने के बाद, वह रसोई को साफ करने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि अगर वह वहीं रुका रहा तो सामने वाला असहज महसूस कर सकता है, इसलिए उसने रसोई के सभी बर्तन धो दिए और फिर गोमांस और कल के लिए आवश्यक अन्य सामग्री को प्राकृतिक रूप से पिघलने के लिए बाहर निकाल दिया। ये सोचकर कि उसने 2 दिन पहले डिब्बाबंद अंडों का एक डिब्बा खरीदा था, उसने उन्हें बाहर निकालने और एक एक करके छीलने का फैसला किया, ताकि वह कल नाश्ते के लिए डिब्बाबंद अंडे और कम वसा वाले गोमांस का दलिया बना सके। बाई ये रसोई में व्यस्त थी, और बच्चा कुछ सेकंड के लिए झिझका और फिर चम्मच से सूप पीने लगा। सूप बहुत कम था, बस एक छोटा कटोरा था, लेकिन इसे पीने के बाद उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। जब बाई ये रसोई से बाहर आई तो दुकान खाली थी। मेज पर खाली बर्तन पड़े थे, और उनके बगल में एक नोट था, जिस पर लिखा था, धन्यवाद। बाई ये ने बर्तन साफ किए। वो बच्चे से कहना चाहता था कि अगर कभी उसके पास खाने की कमी हो तो वो उसके पास आ सकता है। आखिर उसके पास तो हर दिन अतिरिक्त खाना होता ही था। जब वो पहली बार काम करने के लिए अपने गृहनगर से निकला था, तब वो भी उतना ही खोया हुआ और असहाय था। उसके माता पिता द्वारा दिए गए पैसे उसे बहुत लगते थे, लेकिन एक बड़े शहर में, अगर वह किराया चुकाता, तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, और अगर उसके पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे होते, तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। सौभाग्य से, बूढ़े मालिक ने उसे अपने पास रख लिया और उसे खाना बनाना सिखाया, जिससे वह आज आत्मनिर्भर बनने में सक्षम है। यह महज एक छोटा सा अंतराल था, और बाई ये ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने बर्तन समेटे, दरवाजा दोबारा बंद किया और दूसरी मंजिल पर स्थित अपने आवास पर लौट आया। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए रात असाधारण रूप से शांत थी, और बाई ये ने खुद को अपनी रजाई में लपेट लिया। दिन भर में तैयार किए गए कच्चे मिश्रित गोमांस के बारे में सोचते हुए, बाई ये को हमेशा लगता था कि इसका स्वाद ठीक नहीं था। हालांकि वो दिन में केवल एक बार ही अभ्यास कर पाता था, जिससे थोड़ी देरी होती थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए, बाई ये को अचानक एक ज्ञानोदय हुआ। उसके पास सिस्टम के सीजनिंग कोर्स थे। उसे किस बात की चिंता थी? इस व्यंजन का बार बार अभ्यास करने के लिए उसे वास्तविक दुनिया की सामग्री बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन पाठ्यक्रमों में उसने पहले प्रवेश लिया था, वे अब नीले रंग के थे, जो उनकी पूर्णता का संकेत दे रहे थे।
वो उनमें दोबारा प्रवेश कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे पैसे देने पड़ते। इस बार यह 100 युआन था, और उसे नहीं पता था कि अगली बार कीमत उतनी ही होगी, या बढ़ जाएगी या दोगुनी हो जाएगी। इसलिए हर बार जब वो अंदर आता था, तो बाई ये को तब तक रुकना पड़ता था जब तक कि वो व्यंजन को पूरी तरह से सही तरीके से बनाना न सीख ले। अंदर प्रवेश करने के बाद बाई ये ने पाया कि उसे उन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों द्वारा पीछा किए जाने और प्रताड़ित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी जिन्हें वह पहले ही उत्तीर्ण कर चुका था, और वह अंदर सभी प्रकार की सामग्रियों और मसालों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। यदि बाई ये शिक्षकों से कुछ पूछना चाहता, तो वे उसे धैर्यपूर्वक सिखाते। इसके अलावा सिस्टम की इस आभासी दुनिया में वो वहाँ कितने भी दिन बिताए, इससे वास्तविक दुनिया में समय के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे वह वहाँ 3 दिन, 3 महीने या 3 साल तक रहे, वास्तविकता में वह सिर्फ एक रात ही होगी। ये थी सुनहरी उंगली की शक्ति। आभासी दुनिया में प्रवेश करते हुए बाई ये ने कच्चे मिश्रित गोमांस के लिए सामग्री पर शोध करना शुरू किया, और कई शिक्षकों के मार्गदर्शन में उन्होंने कुछ मसालों को समायोजित किया। इससे व्यंजन और भी ताज़ा और स्वादिष्ट बन गया, बिना किसी असामान्य स्वाद के। जागने पर बाई ये को संतुष्टि का अनुभव हुआ। हालांकि खिड़की के बाहर अभी भी हो रही भारी बारिश को देखकर बाई ये ने आह भरी। क्योंकि रात भर बारिश हुई थी, इसलिए आज का तापमान असाधारण रूप से ठंडा था। वह नीचे गया, कच्चे मिश्रित गोमांस का एक टुकड़ा बनाया और उसे फ्रीजर में रख दिया। जैसे ही वह नाश्ता बनाने लगा, जियांग हाउ ने पुकारा, बाई ये, क्या तुम उठ गए हो? हाँ, मैं जाग गई हूँ, अभी खाना बना रही हूँ। तुम कल फिर नहीं आए? बाई ये ने हेडफोन लगाए हुए, चावल धोते हुए और दलिया बनाने की तैयारी करते हुए फोन का जवाब दिया। तुम कब आ रहे हो? मैं नाश्ता बनाने ही वाली हूँ। जल्द ही वापस आ रहे हैं। निर्देशक चेन और बाकी लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, समझ गया। मैं अभी उनका खाना तैयार करता हूँ, बाई ये ने जवाब दिया। उनसे पूछो कि क्या वे कुछ खाना चाहते हैं। जियांग हाउ ने अपनी तरफ से पूछा और तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप जो भी बनाएंगे, वे खा लेंगे। ठीक है। बाई ये ने फोन काट दिया और अपने सामने रखी सामग्री को देखने लगा। सौभाग्य से पिछली रात जब उसके पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने बहुत सारे संरक्षित अंडे छील लिए थे, जो दलिया पकाने के लिए पर्याप्त थे। और वह दलिया की और भी कई किस्में बना सकता था। उसने मक्के के दलिया और राजमा को भिगो दिया, ताकि बाद में उन्हें सीधे प्रेशर कुकर में डाल सके। दूसरी तरफ उसने चावल धोए, उसमें एक छोटा चम्मच तेल डाला, उसे मिलाया और फ्रीजर में रख दिया। दलिया को अधिक सुगंधित और मुलायम बनाने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता था, और इसे फ्रीजर में जमाने से खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान चावल के दाने तेजी से टूट जाते थे। उसने बर्तन में ठंडा पानी डाला और उसे गर्म करना शुरू कर दिया। उसे एक मीठा दलिया भी बनाना था। मीठे दलिया के लिए बाजरे का दलिया या बैंगनी चावल का दलिया दोनों ही उपयुक्त रहेंगे, लेकिन ये बैंगनी चावल जेड बैंगनी रंग का बैंगनी चावल नहीं था। ये साधारण बैंगनी चावल था जिसे उसने बाजार से थोक में खरीदा था। सुपरमार्केट में बैंगनी चावल की कीमत 5 या 6 युआन प्रति किलो थी, लेकिन थोक बाजार में ये सस्ता था। बाई ये ने एक ही बार में 200 किलो चावल का ऑर्डर दिया और दुकानदार ने उसे अच्छी थोक कीमत दे दी। आपको पता है, लोग आमतौर पर बैंगनी चावल केवल दलिया बनाने के लिए खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में शायद ही कभी खरीदते हैं। बाई ये को एक बड़ा ग्राहक माना जाता था। इसके अलावा मालिक बाई ये को जानता था और उसे ये भी पता था कि वो अक्सर थोक बाजार में सामान खरीदने आता है। अगर वह उससे संबंध बना लेता, तो भविष्य में उसका कारोबार बढ़ सकता था। इसलिए उसने दांत पीसकर 2 युआन और 2 माओ की कीमत तय कर दी। बाई ये ने अपने फोन पर टैप किया। ये कीमत वाकई बहुत अच्छी थी। बॉस, मैं अब से आपसे ही ऑर्डर करूंगा। अगर बिक्री अच्छी रही, तो मैं आगे और ऑर्डर करूंगा। बॉस को बाई ये के ऐसा कहने का इंतजार था, और यह सुनकर उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। 2 युआन और 2 माओ की थोक कीमत पर, अगर इसे एक बार में भी मिला दिया जाए, तो यह 4 युआन से थोड़ा अधिक ही होगा, जो कि सुपरमार्केट से अभी भी सस्ता है, और इसे मिलाकर दूसरे स्तर तक भी ले जाया जा सकता है। उस सुगंधित और चिपचिपी बनावट के बारे में सोचते ही बाई ये के मुंह में पानी आ गया। अगर वो दलिया न भी बनाए तो भी चावल के गोले अच्छे रहेंगे। ये दुकान में शामिल करने के लिए एक नया मुख्य भोजन बन जाएगा। और बस इसी तरह वह आज इसका इस्तेमाल कर रहा था। बैंगनी चावल बड़ी मात्रा में कम ही खरीदा जाता है, और ये 200 किलो चावल 4 बड़े बोरे के बराबर थे।
बाई ये ने सीधे ट्रॉली को खींचा और उसे अपनी कार में रख दिया, जहां से वह तुरंत दूसरे दर्जे के बैंगनी चावल में बदल गया। देखते ही देखते वह 2 बोरियों में बदल गया और आधी जगह घेर ली। दूसरी श्रेणी में संश्लेषित होने के बाद चावल न केवल इतना ताज़ा था मानो उसे अभी अभी छीला गया हो, बल्कि उसका रंग भी सुंदर था और उसमें चावल की भरपूर सुगंध थी। हालांकि इन दिनों उन्हें इसे खाने का समय नहीं मिला था, लेकिन चूंकि आज डायरेक्टर चेन और अन्य लोग आ रहे थे, इसलिए इसे पकाने का ये बिल्कुल सही समय था। 3 तरह की दलिया थी, जो सबसे ज्यादा नखरे करने वाले खाने वालों को भी संतुष्ट करने के लिए काफी थी। लेकिन सूखे खाने के बारे में क्या? स्टीम्ड बंस या स्टीम्ड केक बनाने के लिए आटे को पहले से खमीर उठाने की आवश्यकता होती थी, और तब तक 7 बज चुके थे, समय पर्याप्त नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद बाई ये की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कल बहुत सारी पत्ता गोभी और हरी प्याज खरीदी थी। हालांकि उबले हुए बंस बनाने के लिए खमीर वाले आटे की जरूरत होती है और इसलिए उन्हें नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन नमकीन पैनकेक बनाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाई ये ने जल्दी से पत्ता गोभी को काटकर भरावन तैयार किया और उसमें थोड़ा सा कीमा मिलाया। इस तरह के भरावन के लिए थोड़ा अधिक वसायुक्त कीमा उपयुक्त रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस स्वाद बढ़ाने के लिए। प्याज को भी एक क्लिक में धोया गया, लेकिन काटा नहीं गया। प्याज की एक विशेष विशेषता होती है। जब तक इन्हें काटा न जाए, इन्हें बिना किसी समस्या के एक तरफ रखा जा सकता है। लेकिन एक बार कट जाने के बाद अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और इनमें से दुर्गंध आने लगती है। सबसे ताज़ा स्वाद बनाए रखने के लिए उन्हें केवल तभी काटा जा सकता था जब भरावन को मिलाने का समय हो। जब जियांग हाओ, निर्देशक चेन और उनका समूह अंदर दाखिल हुआ, तो हमेशा की तरह घूमने वाला शटर दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वे नीचे झुके, उन्हें रेस्तरां में चावल की एक गर्म, भरपूर सुगंध महसूस हुई। इसमें हल्की सी मिठास थी, जो तले हुए खाने की खुशबू के साथ मिली हुई थी। इस सुगंध ने सभी के शरीर पर व्याप्त वसंत ऋतु की शुरुआती ठंडक को तुरंत दूर कर दिया। भाई ये तुमने क्या बनाया? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जियांग हाओ दौड़कर रसोई में गया और पूछा। बाकी लोगों ने बाहर बैठने की जगह ढूंढ ली, क्योंकि रसोई के दरवाजे पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में 8 संदेश चिपके हुए थे। रसोई घर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्रवेश वर्जित है। कल बारिश हुई थी, और फिर भी आप लोगों ने पूरी रात शूटिंग की। भाई ये ने तले हुए नमकीन पैनकेक का एक बर्तन निकाला। दलिया तैयार है, इसे निकालो। कल हम ग्रीन हाउस में थे। एक सीन बहुत जरूरी था, और एक एक्टर दूसरे सेट से जल्दी में आ रहा था, इसलिए उसे आज जाना पड़ा, जियांग हाओ ने कहा, और साथ ही साथ बर्तन से दलिया निकाल रहा था। वैसे जब तुम बाद में बाहर आओ, तो खुद को अच्छे से साफ सुथरा रखना। अरे, आपका क्या मतलब है? भाई ये ने अपने सिर पर शेफ की टोपी को छूते हुए हैरानी से पूछा। क्या अब खाना परोसने के इतने सख्त नियम हैं? खाना बनाते समय उन्हें हमेशा एक उचित शेफ की वर्दी और टोपी पहनना पसंद था। हालांकि उन्होंने खाना बनाना अपने गुरु से ही सीखा था और फिर एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, फिर भी उन्हें हमेशा लगता था कि इस वर्दी को पहनने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। झाओ टोंगहू ने थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई, दलिया और तले हुए नमकीन पैनकेक लाने में मदद की, और बाई ये को आंख मारना नहीं भूली। बाई ये पूरी तरह से भ्रमित थी। आज इन दोनों को क्या हो गया था? बाई ये पूछना चाहती थी, लेकिन जियांग हाओ ने अपने रहस्यमय स्वभाव के कारण कुछ नहीं कहा और बस कटोरियों का एक ढेर बाहर ले गया। अरे बदमाश, अभी भी नखरे कर रहे हो? बाई ये ने मुस्कुराते हुए शाप दिया। कीमा और पत्ता गोभी से बने स्वादिष्ट पैनकेक का आखिरी बर्तन पैन में डाला और प्याज की फिलिंग मिलाना शुरू कर दिया। पत्ता गोभी के विपरीत, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़े से मांस की आवश्यकता होती है, चिव्स मांस और सब्जियों दोनों के साथ स्वादिष्ट होती हैं। हरी प्याज को बारीक काटकर पहले से तैयार किए गए तले हुए अंडों, भिगोए और बारीक कटे हुए शकरकंद के नूडल्स और विभिन्न मसालों में मिला दिया गया। बस उसी से खुशबू फैल गई। पतले आटे से बनी रोटी को बड़े अर्धचंद्राकार पकौड़ों में लपेटा गया। जब तक ये स्वादिष्ट पकौड़े तलकर तैयार हुए, बाई ने बड़ी कुशलता से 20 से अधिक पकौड़े लपेट दिए थे, जो एक बार में तवे में डालने के लिए पर्याप्त थे। तले हुए नमकीन पैनकेक दोनों तरफ से सुनहरे भूरे रंग के थे, और अंदर की भराई पूरी तरह से पकी हुई थी। प्याज का तेज स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता, खासकर इसलिए क्योंकि क्रू सदस्यों को अपनी छवि का ध्यान रखना था।
इसलिए बाई ये ने सिर्फ एक ही बर्तन बनाया। जिन्हें पसंद आया वो खा सकते थे और जिन्हें पसंद नहीं आया उनके लिए दूसरे मुख्य व्यंजन रखे गए। जैसे ही वह तले हुए स्वादिष्ट पैनकेक से भरा बर्तन बाहर ले जा रहा था, बाई ये ने तुरंत देखा कि जियांग हाओ चुपके से उसे हाथ हिला रहा था। बाई ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, उसने अचानक जियांग हाओ के बगल वाली मेज पर बैठे व्यक्ति को देखा। पल भर में बाई ये की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला रह गया। इस दृश्य को देखकर निर्देशक चेन जोर से हंस पड़े। शाओ जियांग, तुम सही थी। शाओ येजी, जल्दी आओ। मैंने सुना है कि टीचर झाओ तुम्हारे आदर्श हैं, है ना? बाई ये ने आखिरकार अपनी आवाज पाई और उत्साह से चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, नमस्कार शिक्षक झाओ, मैं आपका आदर्श हूँ। ये कहने के बाद उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है और उन्होंने तुरंत खुद को सुधारते हुए कहा, आप मेरे प्रशंसक हैं। ये कहने के बाद उसे लगा कि यह और भी गलत है, इसलिए बाई ये ने खुद को फिर से सुधारते हुए कहा, शिक्षक झाओ, आप मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया, फिर सब लोग जोर से हंसने लगे। जी हाँ, मुझे आपका खाना बेहद पसंद है, शिक्षक झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़े होकर बाई ये की ओर हाथ बढ़ाया। आप बाई ये हैं? नमस्कार, मैं झाओ युवानवांग हूँ। बाई ये हाथ बढ़ाने ही वाला था कि उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसे अपने ऊपर पोंछा और फिर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिला लिया। झाओ युवानवांग एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें बाई ये बचपन में बहुत पसंद करते थे। वे एक मार्शल आर्ट अभिनेता थे। 10 साल पहले झाओ युवानवांग को एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट हस्ती माना जाता था, जो अपने असली कुंग फू और स्टंट डबल का इस्तेमाल न करने के लिए प्रसिद्ध थे और उनके नाम कई अच्छी फिल्में थीं। हालांकि मार्शल आर्ट के सितारे, विशेषकर वे जो स्टंट डबल का इस्तेमाल नहीं करते, अपने शरीर पर काफी दबाव डालते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ झाओ युवानवांग ने एक्शन भूमिकाएं कम ही निभाईं और मार्शल आर्ट निर्देशक बनने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। निर्देशक चेन की फिल्म के मार्शल आर्ट निर्देशक को मार्शल आर्ट में झाओ युवानवांग का सौतेला भाई माना जाता था, इसलिए इस बार उन्होंने विशेष रूप से बाद वाले को एक कैमियो भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया, जो एक ही दिन में पूरी हो सकती थी। हालांकि कल आधे दिन बारिश होती रही, सौभाग्य से दोपहर के सभी दृश्य घर के अंदर फिल्माए गए थे। कल जियांग हाओ विशेष रूप से उत्साहित था, ये सोचकर कि शाम को जब ज्यादा काम नहीं होगा, तो वह बाई ये को उसके आदर्श से मिलने ले जाएगा। लेकिन फिर बारिश होने लगी और शूटिंग बहुत ही व्यस्त समय में पूरी हुई, अभी अभी खत्म हुई है। जियांग हाओ की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं और उसने निर्देशक चेन को बाई ये के घर नाश्ते के लिए जाने का इशारा किया। निर्देशक चेन को स्वाभाविक रूप से बाई ये के घर खाना खाने जाने में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि यह लड़का जियांग हाओ कुछ गड़बड़ कर रहा है। पूछने पर जियांग हाओ ने सब कुछ बता दिया। निर्देशक चेन दिल खोलकर हंसे। इसे व्यवस्थित करना मुश्किल नहीं था। शाओ येजी का आदर्श, वह आज उसे जरूर उसके सामने लाएगा। बाई ये भी उम्मीदों पर खरी उतरी। हालांकि जियांग हाओ ने भेद खुलने के डर से उसे पहले से नहीं बताया था, फिर भी बाई ये द्वारा बनाया गया भोजन असाधारण रूप से स्वादिष्ट और प्रशंसनीय था। उन्होंने निर्देशक चेन और झाओ युवानवांग को निराश नहीं किया। ये नाश्ता वास्तव में स्वच्छ, स्वादिष्ट और रंग, सुगंध और स्वाद में एकदम सही था। झाओ युवानवांग स्थानीय निवासी नहीं थे, बल्कि हेबे के कांगझोउ से थे, एक मार्शल आर्ट परिवार से थे, जो मार्शल आर्ट का गृहनगर है। उसने पहले भी दलिया के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार खा रहा था। उसने पहले भी तले हुए नमकीन पैनकेक खाए थे, लेकिन बाई ये के पैनकेक बेहतर तरीके से पके हुए थे। उनकी ऊपरी परत कुरकुरी होने के साथ साथ नरम भी थी और अंदर की भराई एकदम सही पकी हुई थी। खासकर वो बैंगनी चावल की दलिया, वो इतनी खुशबूदार, गाढ़ी और मुलायम क्यों थी। निर्देशक चेन को बैंगनी चावल पसंद तो थे, लेकिन उन्हें लगता था कि बाई ये के बनाए चावल जितने स्वादिष्ट तो किसी और चावल के नहीं थे। निर्देशक चेन ने बाई ये को अपने पास बुलाया और ये पूछना नहीं भूले, शाओ येजी, तुम ये बैंगनी चावल का दलिया कैसे बनाती हो? आज बाई ये ने 3 तरह की दलिया बनाई। संरक्षित अंडे और कम वसा वाले मांस से बनी दलिया दल की महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थी, जबकि पुरुषों को मक्के के दाने से बनी दलिया ज्यादा पसंद थी। सुनहरे मक्के के दाने और लाल राजमा, मक्के की ताज़ी खुशबू और तले हुए पकौड़ों के साथ मिलकर एक दूसरे के पूरक बन गए। मशहूर बड़े आकार का मक्के के दाने का दलिया। जहां तक बैंगनी चावल की दलिया की बात है,
शुरू में सभी को ये काफी साधारण लगी, क्योंकि बैंगनी चावल की दलिया हमेशा हर उस जगह उपलब्ध होती है जहां दलिया की दुकान होती है। बाई परिवार की पुरानी दुकान का बैंगनी चावल का दलिया। निर्देशक चेन ने 3 तरह के दलिया को देखा और अंत में बैंगनी चावल का दलिया चुना, क्योंकि उनकी भूख बहुत अच्छी नहीं थी और बैंगनी चावल अधिक पौष्टिक होता है। असल में निर्देशक चेन ने बैंगनी चावल की दलिया को केवल अपनी व्यक्तिगत पसंद के कारण चुना था, लेकिन जैसे ही दलिया उनके होठों से छुई, वे दंग रह गए। ये दलिया असाधारण रूप से सुगंधित, स्वादिष्ट और मुलायम था, और इसमें बिल्कुल भी चीनी की आवश्यकता नहीं थी। इसमें स्वाभाविक रूप से एक हल्की मिठास थी जो बहुत ही सुखद थी। बैंगनी चावल की सुगंध पहले से ही बहुत खास होती है, और बाई ये के दलिया के बर्तन ने उस अनूठी सुगंध को और भी बढ़ा दिया। यह एक ऐसा स्वाद था जिसका अनुभव निर्देशक चेन ने पहले कभी नहीं किया था। निर्देशक चेन की बात सुनने के बाद बाई ये ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पहले अपने लिए एक छोटा कटोरा भर लिया। दरअसल दलिया पकाते समय ही बाई ये को इसका अंदाजा हो गया था। हालांकि संरक्षित अंडे और कम वसा वाले मांस से बने दलिया में पर्याप्त सामग्रियां थीं, फिर भी उन्हें हमेशा लगता था कि यह बैंगनी चावल के दलिया की सूक्ष्म सुगंध को पूरी तरह से दबा नहीं सकता था। इसके अलावा बैंगनी चावल से मीठी खुशबू आ रही थी। मिठास आमतौर पर एक स्वाद होता है, लेकिन बाई ये को इसकी गंध भी महसूस हो रही थी, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। बैंगनी रंग का चावल का दलिया बहुत गाढ़ा था, जिससे पता चलता था कि वो पूरी तरह से पका हुआ था। कुछ रेस्तरां समय की कमी और पेट्रोल बचाने के लिए दलिया में कास्टिक सोडा मिला देते थे। इससे चावल के दाने आसानी से पक जाते हैं और नीचे नहीं बैठते, बल्कि हमेशा ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें अभी अभी सही गाढ़ापन आने तक हिलाया गया हो। लेकिन इस तरह से पकाया गया दलिया एक खास स्वाद का होगा। बहुत से लोग इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जिन रसोइयों की सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता संवेदनशील होती है, उनके लिए यह एक असहनीय स्वाद होता है। इसलिए समय कम होने पर बाई ये कास्टिक सोडा का उपयोग करने के बजाय प्रेशर कुकर का उपयोग करना पसंद करेगी। फिर भी आज पकाया गया बैंगनी चावल का दलिया ऐसा लग रहा था मानो उसने उसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया हो। बैंगनी चावल पकाना आसान नहीं है और इसे पहले से भिगोना पड़ता है। बाई ये ने इसे केवल आधे घंटे के लिए भिगोया था, क्योंकि वह इसे बाद में और देर तक पकाना चाहती थी। हालांकि जब तक संरक्षित अंडे और कम वसा वाले मांस का दलिया तैयार हुआ, तब तक बैंगनी चावल का दलिया भी पक चुका था। उसने संरक्षित अंडे और कम वसा वाले मांस के दलिया के लिए चावल को पहले से ही जमा दिया था और पानी उबलने के बाद ही उसे डाला था। गर्म पानी और लगातार हिलाने से जमे हुए चावल के दाने जल्दी टूट गए, जिससे ये कम समय में गाढ़ा दलिया बन गया। लेकिन बैंगनी चावल स्पष्ट रूप से इस चरण से नहीं गुजरा था, फिर भी वह मोटा और नरम था। जैसे ही कटोरे में एक चम्मच दलिया डाला गया, बाई ये को उसकी खुशबू आने लगी। ये दलिया सचमुच सुगंधित और मीठा था। बाई ये वापस बैठ गई और एक निवाला लिया। ये गर्म और मुलायम था, दलिया का पानी गाढ़ा था, और चखने पर इसमें हल्की सी मिठास महसूस हुई। स्वादिष्ट। हालांकि बाई ये को लगा कि यह पूरी तरह से उसकी अपनी गलती नहीं हो सकती। सिस्टम के मूल्यांकन का उपयोग करते हुए बाई ये ने अपने हाथ में मौजूद दलिया के कटोरे के मूल्यांकन परिणाम देखे। बैंगनी चावल की मीठी और स्वादिष्ट दलिया का कटोरा अंक 78। वाह, ये तो कम स्कोर नहीं है। वह जानता था कि सिस्टम का स्कोरिंग सिस्टम सख्त था, और खाना पकाने की तकनीकों और मसालों में अपने प्रशिक्षण के बावजूद उसके व्यंजनों को अब तक प्राप्त उच्चतम स्कोर 80 से थोड़ा अधिक था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दलिया के इस कटोरे को इतने अच्छे अंक मिलेंगे। इससे बाई ये को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या सिस्टम की स्कोरिंग में अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा गया था। ये दलिया वाकई स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा कौशल तो बस औसत दर्जे का है। यह शायद अच्छे चावल की वजह से है, बाई ये ने कई बड़े निवाले खाने के बाद संतुष्टि से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। हाँ, बाई ये अभी भी कितने विनम्र हैं। अगर आपका खाना अच्छा है, तो ठीक है। आप अभी जवान हैं, इसलिए थोड़ा घमंड होना ठीक है। अगर आप जवानी में अपनी प्रतिभा नहीं दिखाते, तो क्या आप 70 या 80 साल की उम्र तक इंतजार करेंगे? बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें देखो, अभी तुम्हारी उम्र 20 के आसपास ही है, और तुम्हारे खाना बनाने के हुनर कितने अच्छे हैं। मैंने बहुत कुछ खाया और देखा है, और मैंने कुछ बहुत ही शानदार दावतों में भी शिरकत की है। निर्देशक चेन ने आह भरते हुए कहा, आपके बनाए व्यंजन शायद उतने भव्य, शानदार या लाजवाब न हो,
लेकिन सच कहूँ तो वे मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। आपका खाना खाने से मुझे हमेशा घर जैसा एहसास होता है। क्या आप जानते हैं कि घर जैसा एहसास क्या होता है? बाई ये ने सिर हिलाया और फिर ना कहा। बाई ये के विचार में घर वही था जहां उसके माता पिता और बहन थे, और गर्मा गर्म खाना और तिल के तेल की खुशबू से महकती हुई सूप उपलब्ध थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि निर्देशक चेन जैसे व्यक्ति के लिए घर का क्या मतलब होता है। तुम अभी जवान हो, इसलिए शायद अभी समझ ना पाओ। घर का स्वाद, आह, वह तो यादों का स्वाद है। निर्देशक चेन थोड़ी देर रुके और फिर अपने बचपन के बारे में बताने लगे। निर्देशक चेन की पुरानी यादों को सुनते हुए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, और बाई ये को अचानक सब कुछ समझ आ गया। पता चला कि घर का स्वाद मेरी माँ का स्वाद था, या यूं कहें कि वह स्वाद जिसके साथ कोई बड़ा हुआ था और जिसे अब पाना संभव नहीं था। शाओ येजी, क्या तुम जानती हो कि मैंने अपने पिता के जन्मदिन के भोज को पकाने के लिए तुम पर इतना जोर क्यों दिया था? बाई ये ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। वह अपने कौशल को ठीक ठाक मानता था, लेकिन केवल एक छोटे रेस्तरां के शेफ के स्तर का, जो कि एक तरह से स्वशिक्षित शैली थी। जहां तक निर्देशक चेन के 3 भाइयों की पहचान का सवाल है, बाई ये को झाओ टोनगहू से थोड़ी बहुत जानकारी थी। एक काउंटी मजिस्ट्रेट थे, एक धनी व्यवसायी थे और तीसरे एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। ऐसे 3 भाई भला किस तरह के शेफ को आमंत्रित नहीं कर सकते थे। फिर भी वे उसी पर अड़े रहे। पहले उसे समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे थोड़ा बहुत समझ आने लगा था। बाई ये की आंखों में दिख रहे भाव को देखकर निर्देशक चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही, तुम यही सोच रही हो। तुम्हारे खाने का स्वाद मेरी माँ के खाने से बहुत मिलता जुलता है। बेशक तुम्हारा खाना कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। तो बात कुछ ऐसी है। मेरी माँ का कुछ साल पहले देहांत हो गया था, और हर साल पिताजी के जन्मदिन पर उन्हें उनकी बहुत याद आती है। पिछली पीढ़ी के लोग आज के लोगों की तरह इतने जटिल नहीं होते, भले ही वे ऐसा सोचते हों, वे कहते नहीं। वैसे आपसे मिलना सचमुच मेरी खुशकिस्मती थी। पिताजी इस जन्मदिन पर बहुत खुश थे। निर्देशक चेन ने बाई ये के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भले ही आपकी पाक कला अभी उन प्रसिद्ध शेफ के बराबर न हो, लेकिन आप में भी अपनी खूबियां हैं। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। धन्यवाद, निर्देशक चेन, बाई ये ने कहा। फिर थोड़ी देर सोचा, दलिया बनाने का तरीका तो बाकी सब से अलग नहीं है, लेकिन चावल बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए थोड़ा पैक कर दूंगी। निर्देशक चेन का चेहरा तुरंत उतर गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद दलिया बना सकता हूँ? छोटे बच्चे, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। समझ गया। अब से अगर आपको दलिया चाहिए तो मुझे पहले से बता देना। बाई ये को बात तुरंत समझ आ गई। अब जाकर बात बनी। हा हा हा। उनकी बातचीत सुन रहे सभी लोगों ने अपने कटोरे में रखा दलिया जल्दी से खत्म किया और स्वाद लेने के लिए थोड़ा बैंगनी चावल का दलिया लेने चले गए। जैसा कि उम्मीद थी, सभी ने इसकी जमकर तारीफ की। आज सुबह सभी को भरपूर भूख लगी थी। नाश्ते के बाद झाओ युवानवांग ने बाई ये के लिए ऑटोग्राफ भी दिया और उनके साथ एक तस्वीर भी खींचवाई। बाई ये ने भी उनका एहसान चुकाते हुए झाओ युवानवांग के लिए ऊपर जाकर भुने हुए मांस का एक डिब्बा लाकर दिया। भुने हुए मांस को देखकर निर्देशक चेन मुस्कुराए और बोले, आखिरकार वो एक आइडल हैं, उनके साथ अलग तरह का बर्ताव होता है। युवानवांग, वापस आकर इस भुने हुए मांस को गरमा लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें और खाने की इच्छा होगी, तुम इसे बार बार खाना चाहोगे। ये सुनकर झाओ युवानवांग तुरंत मुस्कुरा उठा। एक ही समूह में होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से निर्देशक चेन की खाने पीने के मामले में नखरेबाज होने की प्रतिष्ठा से वाकिफ था। अगर इसे बाई ये ने बनाया है और निर्देशक चेन ने इसकी इतनी प्रशंसा की है, तो यह जरूर स्वादिष्ट होगा। समूह रवाना हो गया। जाने से पहले निर्देशक चेन ने बाई ये को याद दिलाया, आज आपको हमारे दोपहर के भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कल रात भर शूटिंग की थी, इसलिए हम अंधेरा होने तक सोएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। सबको विदा करने के बाद फैन झोंग संयोगवश इधर आया। बाई ये ने फैन झोंग को नाश्ते में मौजूद दलिया और तले हुए डिब्बों के बारे में बताया और उसे कहा कि वह खुद ले ले और दुकान का ध्यान रखे। दूसरी ओर वह सामग्री जुटाने जा रहा था। बारिश काफी कम हो गई थी। हालांकि आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे, ऊपर देखने पर उसके चेहरे पर छिटपुट बारिश की कुछ बूंदें ही गिर रही थीं। बारिश के कारण कल की बहुत सारी सब्जियां बच गई थीं।
कम लोगों ने उन्हें खरीदा और गीली होने पर सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए बाई ये ने उन्हें आधी कीमत पर बेचकर या मुफ्त में देकर बड़ी मात्रा में सब्जियां जमा कर लीं। ऐसा लग रहा था कि आज ही नहीं बल्कि कल के लिए भी पर्याप्त सब्जियां होंगी। उसके लौटने के बाद आसमान साफ हो चुका था। बाई ये ने मुट्ठियां रगड़ी और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गया। फिल्म क्रू के लिए तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने केवल दुकान पर ध्यान केंद्रित किया। बाई ये ने विशेष रूप से कुछ ऐसे व्यंजन बनाए जिनमें बहुत ही मनमोहक सुगंध थी। धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस, पके हुए मांस की सुगंध राहगीरों को अपनी जगह पर ही रोक सकती है। कीमा बनाया हुआ मांस और बैंगन की सुगंध लहरों की तरह फैलती हुई लोगों को लालसा से रुला सकती है। लहसुन वाले चिकन कटलेट, जिन्हें वह खुद कूटे हुए और मैरिनेट किए हुए चिकन ब्रेस्ट से बनाते थे। खाने के समय इन्हें ऊपर से बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर कुरकुरा और खुशबूदार होने तक डीप फ्राई किया जाता था। तब किसे पता था कि यह कितने लोगों को आकर्षित करेगा। आज बाई ये ने समुद्री भोजन बाजार की विशेष यात्रा भी की और मैकेरल मछली के कई डिब्बे खरीदे। ये मैकेरल मछलियां आकार में बड़ी नहीं थीं, लेकिन प्रत्येक मछली को कई टुकड़ों में काटा जा सकता था। तलने और फिर चटनी में पकाने के बाद जिसने भी इन्हें चखा उसने इनकी खूब प्रशंसा की। इसके अलावा मैकेरल मछली मुलायम होती है और इसमें केवल एक बड़ी हड्डी होती है, जो इसे झटपट भोजन के लिए एकदम सही बनाती है। आखिरकार दोपहर के भोजन के लिए इतना कम समय होने पर कौन हड्डियों को निकालने में समय बिताना चाहेगा। आज सुबह से ही बाई फैमिली ओल्ड शॉप फास्ट फूड रेस्टोरेंट के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सबसे पहले धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस की मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। न केवल वयस्कों को बल्कि बच्चों को भी इसे सूंघने का इतना मन कर रहा था कि वे बड़ों से लिपटकर इसे खाने की जिद करने लगे। कई वयस्क अपने बच्चों को मांस खरीदने के लिए बाजार ले गए और उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए ब्रेस्ट पोर्क बेली बनाने की भी योजना बनाई थी। वे मांस खरीदकर वापस लौटे ही थे कि उन्हें बैंगन की खुशबू महसूस हुई। कुछ वयस्क बैंगन खरीदकर खुश थे, जबकि अन्य ने पास की छोटी सब्जी की दुकानों से कुछ बैंगन खरीद लिए। लेकिन जैसे ही घर में मांस पक रहा था, आंगन के बाहर से मछली के स्टू की खुशबू आने लगी। ये क्या बकवास है, क्या उन्हें जीने की इजाजत नहीं थी? उन्होंने अभी अभी मांस का स्टू बनाना शुरू किया था और बैंगन भी खरीद लिए थे और अब मछली भी आ गई। पड़ोसियों के चेहरे के भाव काफी देर तक बदलते रहे। छोड़ो, वे बाद में दुकान से ही खरीद लेंगे। सुबह 11 बजे फैन झोंग ने पूरी रोलिंग शटर डोर को ऊपर की ओर धकेल दिया। जैसे जैसे दरवाजा खुलता गया वैसे वैसे खुशबू बाहर फैलती गई। कहते हैं कि अच्छी शराब को झाड़ी की जरूरत नहीं होती। शायद उस पुरानी कहावत में वर्णित शराब उतनी ही सुगंधित थी जितनी बाई ये द्वारा बनाए गए व्यंजन, जो अपनी खुशबू को मीलों तक फैलाने में सक्षम थी। जैसे ही दरवाजा खुला, ग्राहक आने लगे। मालिक, आपकी दुकान में ये स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? पास से गुजर रहे एक युवक ने अंदर झांकते हुए पूछा। यह एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। बैक किचन में इस समय फ्राइड चिकन कटलेट बन रहे होने चाहिए। तला हुआ चिकन, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इसकी कीमत कितनी है? युवक रेस्तरां में दाखिल हुआ। मुझे 2 चिकन कटलेट दे दो। फैन झोंक के मन में कई सवाल थे और कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हम एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, हम चिकन कटलेट अलग से नहीं बेचते हैं। काय शिया हुआ थोड़ी ज्यादा समझदार थी, चिकन कटलेट अलग से खरीदना फायदेमंद नहीं है। अगर चिकन कटलेट खाना ही है, तो 18 युआन वाला सेट मील ले लो। इसमें सिर्फ चिकन कटलेट ही नहीं, बल्कि और भी व्यंजन हैं। इस ब्रेस्ट पोर्क बेली को देखो, इस कीमा और बैंगन को देखो, इस मैकेरल को देखो। अगर तुम बाहर जाकर एक बड़ा चिकन कटलेट खरीदोगे, तो क्या तुम्हें उतनी ही कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? अगर तुम्हें चिकन कटलेट पसंद हैं, तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा सर्विंग दूंगी। काय शियाओहुआ के स्पष्टीकरण के बाद उस युवक को भी लगा कि बेंटो बॉक्स खाना अधिक फायदेमंद है, इसलिए उसने तुरंत 18 युआन वाला एक बेंटो बॉक्स ऑर्डर कर दिया, जिससे उसे कई व्यंजन चुनने की सुविधा मिली। अपने मांसाहारी व्यंजनों के लिए उस युवक को तले हुए चिकन और बैंगन के साथ कीमा बनाया हुआ मांस चाहिए था, और उसने बाद में थोड़ी मात्रा में अन्य सब्जियों के व्यंजन भी शामिल करने की इच्छा जताई। काय शियाओहुआ ने अपना वादा निभाया और उसे चिकन कटलेट का एक अतिरिक्त स्कूप दिया। ये सभी चिकन कटलेट खुद बाई ये ने बनाए थे। एक पूरे चिकन ब्रेस्ट को बीच से काटकर
फिर मांस को नरम होने तक मीट मैलेट से पीटा गया था। मैरिनेट करने के बाद उन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तला गया। फिर उन्हें लगभग 1 उंगली की चौड़ाई की पट्टियों में काट लिया गया। चिकन कटलेट न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि उनके नीचे लगे कुरकुरे ब्रेड क्रम्स और बारीक कटा हुआ लहसुन भी उतने ही स्वादिष्ट थे। काय शियाओहुआ ने 6-7 पट्टियां उठाई, फिर एक और चम्मच भर डाली, और यहाँ तक कि उसने उस छोटे बच्चे को नीचे से थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन और ब्रेड क्रम्स भी दे दिए। उस नौजवान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने काय शियाओहुआ की तरफ देखते हुए कहा, बस करो, बस करो। अगर तुम मुझे इतना सब कुछ दोगी, तो मुझे डर है कि अगर तुम्हारे बॉस ने इसे देखा तो वो खुश नहीं होंगे। काय शियाओहुआ दिल खोलकर हंसी और बोली, अगर हमारे मालिक यहाँ होते, तो शायद मुझसे भी ज्यादा उदार होते। जी भर के खाओ, यहाँ खाना सस्ता और भरपूर है। उस युवक ने एक फ्राइड चिकन कटलेट की कीमत चुकाए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खाने से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर लौटा। अब उसे बस एक ही चिंता थी, अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। इससे पहले उन्होंने एक ऐसी जगह से फ्राइड चिकन कटलेट खरीदे थे, जहां खुलने के पहले कुछ दिनों के लिए एक प्रमोशन चल रहा था, लेकिन चिकन कटलेट फीके तले हुए थे। जैसे ही चिकन कटलेट उसके मुंह में गया, उस युवक के चेहरे पर तुरंत संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। आज के 18 युआन सिर्फ इस फ्राइड चिकन पर खर्च करना बिल्कुल सही रहा। कांच की खिड़की के बाहर से गुजरने वाले लोगों ने अंदर खाना खा रहे लोगों के खुश चेहरों को देखा और वे भी प्रभावित होकर अनजाने में अंदर चले गए। जब पड़ोसियों ने अनुमान लगाया कि बाई ये की दुकान खुल गई होगी, तो वे अपने अपने थालियां और कटोरे लेकर आए, लेकिन उन्हें प्रवेश द्वार पर एक लंबी कतार मिली। यहाँ क्या हो रहा है? क्या इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं? अरे बाप रे, लाइन तो घर के बाहर तक फैली हुई है। कुछ लोग तो प्रवेश द्वार पर ही उकड़ू बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? मुझे याद है इस दुकान के अंदर तो ढेर सारी मेजें और कुर्सियां हैं। आंटी सेन, आप क्या कर रही हैं? मैंने उनकी पकी हुई मछली की खुशबू सूंघी और वो इतनी स्वादिष्ट थी कि मैं कुछ खरीदने आया, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों की उम्मीद नहीं थी। कुई पिंग, तुम्हारा क्या हाल है? हे, मकसद तो एक ही है। पीछे की रसोई में बाई ये पहले से भी ज्यादा व्यस्त थी। मांस के बड़े व्यंजन निश्चित मात्रा में परोसे जाते थे, इसलिए वे अन्य व्यंजनों की तुलना में धीरे धीरे खत्म होते थे। हालांकि फ्राई और सब्जी के व्यंजनों के मामले में ऐसा नियम नहीं था। यदि किसी ग्राहक को कोई व्यंजन पसंद आता था और वो और खाना चाहता था, तो ये ठीक था, बशर्ते वह प्लेट में समा जाए। बाई ये ने यह बात फैन झोंग और काई शियाओहुआ को शुरू से ही स्पष्ट कर दी थी। उनकी दुकान में बड़ी मात्रा में सामान देने में कोई झिझक नहीं थी। मांस के बड़े व्यंजनों के निश्चित हिस्सों के अलावा अन्य व्यंजनों की थोड़ी अतिरिक्त मात्रा भी ठीक थी, बशर्ते वह जानबूझकर बर्बादी न हो। खासकर चावल तो अनलिमिटेड था। किसी भी रेस्टोरेंट मालिक को ज्यादा खाने वालों से डरना नहीं चाहिए। जब तक कोई खा रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उनके रेस्तरां में हमेशा भरपूर भोजन उपलब्ध होता था, और चावल को किसी भी समय पुनः भरा जा सकता था। हालांकि तीनों दीवारों पर बड़े अक्षरों में खाद्य संरक्षण को प्रोत्साहित करने और बर्बादी की निंदा करने वाले संदेश लगाए गए थे। वहां खाने आए सभी लोग सामान्य थे, कम से कम अभी तक तो उन्हें ऐसे लोग ही मिले थे जो खूब खाते थे और चावल की 2 प्लेटें ले लेते थे। लेकिन उन्हें कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो जानबूझकर खाना बर्बाद करता हो। जिस व्यक्ति ने 2 बार चावल दोबारा भरवाए, वो वही व्यक्ति था जो कल दोपहर के भोजन के समय आया था, सबसे सस्ता भोजन ऑर्डर किया था, और फिर बहुत माफी मांगते हुए 2 बार अपने चावल दोबारा भरवाए थे। बाई ये पास ही थी और उसने उसके लिए टमाटर के साथ तले हुए अंडों का एक स्कूप भी डाल दिया, और उससे कहा कि उसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और पेट भरकर खाना चाहिए। बाई ये को पता था कि दूरदराज के इलाकों के कई लोगों को बहुत भूख लगती है, क्योंकि उनके आहार में वसा की कमी होती है और वे कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए अधिक भूख लगना स्वाभाविक है। आजकल शहरों में रहने वाले लोगों के विपरीत, जो हर दिन ऑफिस की इमारतों में काम करते हैं, बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते हैं और भरपूर मात्रा में साइड डिश खाते हैं, वे बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं। निश्चित रूप से वह बड़ा भाई आज फिर आया था। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो वह काफी शर्मीला और शर्मिंदा दिख रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। बाई परिवार की पुरानी दुकान ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां उसने शहर में आने के बाद से कई दिनों तक पेट भरकर खाना खाया था। बाई ये ने अभी अभी मापो टोफू से भरा ही था कि उसने उसे देखा और काई शियाओहुआ के हाथ से चम्मच लेने के लिए हाथ बढ़ाया।
आप यहाँ हैं। आप क्या खाना चाहते हैं? मैं आपको परोसता हूँ। बूढ़ा आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और फुसफुसाते हुए बोला, सबसे सस्ता वाला। भाई ये ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी को चावल का एक डिब्बा, एक चम्मच ब्रेस्ड पोर्क बेली परोसा, उसमें थोड़ी ग्रेवी मिलाई और साथ ही ताज़ा बना हुआ मापो टोफू और टमाटर के साथ तले हुए अंडे भी दिए। अगर आपके पास पर्याप्त चावल नहीं है, तो आकर और ले लें। वहाँ रखे मुफ्त साइड डिशेज आप खुद ले सकते हैं। इस समय खाना खा चुके ग्राहकों का पहला समूह एक एक करके जाने लगा। फैन झोंग ने बाई को आते देखा, इसलिए उसने चम्मच का शियाहुआ को दिया और खाली प्लेटें हटाने और मेजें खाली करने के लिए चला गया। उनकी दुकान में खाना खाने में केवल 10 मिनट लगते थे और टेबल खाली होने की दर बेहद तेज थी। पहली बात तो ये थी कि वे सभी कामकाजी लोग थे और दोपहर के भोजन का समय पहले से ही कम था, इसलिए उन्हें जल्दी से खाना खाकर आराम करना पड़ता था। दूसरे, दुकान में इतने सारे लोग होने के कारण हर सीट के बगल में हमेशा कई लोग इंतजार करते रहते थे, इसलिए कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता था। भाई ये दुकान में मेजों और कुर्सियों की अपर्याप्त संख्या के मुद्दे पर विचार कर रहा था, तभी उसने कुछ परिचित चेहरों को पास आते देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि ये सभी लोग आसपास के पड़ोसी थे, जिनमें आम निवासी और आसपास के कुछ दुकानदार भी शामिल थे। लेकिन एक बार जब वे आ गए, तो वे ग्राहक बन गए, इसलिए बाइये ने स्वाभाविक रूप से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या आप सभी डिब्बाबंद भोजन भी खरीद रहे हैं? कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे, फिर बाइये की ओर देखकर बोले, शाओ बाई, क्या आप अपने व्यंजन अलग अलग बेचते हैं? जी हाँ, क्या आप इन्हें अलग अलग बेचते हैं? मैं आपकी मैकेरल मछली खरीदना चाहता हूँ। मुझे ब्रेस्ड पोर्क बेली खरीदनी है। मैं इस स्वाद को खुद नहीं बना सकती। मुझे कुछ व्यंजन चाहिए। आप अपने पैक किए हुए भोजन कैसे बेचते हैं? भाई ये ने मन ही मन कीमत का हिसाब लगाया, मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं इन्हें बेचता हूँ। एक बड़ी मांस की डिश 20 की है, एक छोटी मांस की डिश 15 की है और एक सब्जी की डिश 5 की है। ठीक है, मुझे एक दो। उनमें से एक आदमी ने अपने साथ लाया हुआ छोटा स्टेनलेस स्टील का बेसिन निकाला। भाई ये ने एक चम्मच से एक दर्जन से ज्यादा टुकड़े उठाए, फिर आधा चम्मच और लिया और सॉस चाहिए। ये घर पर सेवई पकाने के लिए भी स्वादिष्ट है। जी हाँ, धन्यवाद, श्याओ बाई। उस व्यक्ति ने बार बार सिर हिलाया। जब दूसरों ने देखा कि ब्रेस्ड पोर्क बेली की एक सर्विंग में लगभग 20 टुकड़े होते हैं और साथ में एक चम्मच अतिरिक्त सॉस भी मिल सकती है, तो वे सभी ललचा गए। बाहर के किसी रेस्टोरेंट में ब्रेस्ड पोर्क बेली की एक सर्विंग ऑर्डर करने पर मात्रा लगभग उतनी ही होती थी, लेकिन कीमत अधिक होती थी और शायद उसका स्वाद इतना अच्छा ना होता। मुझे ब्रेस्ड पोर्क बेली की एक सर्विंग भी चाहिए और मुझे मैकेरल की एक सर्विंग भी दे दीजिए। क्या आप इन्हें अलग अलग डिब्बों में पैक कर सकते हैं? काय शियाओहुआ ने सहयोगपूर्वक कहा, आंटी, हमारी दुकान के डिब्बे 1 युआन के हैं। कोई बात नहीं, चूंकि पड़ोसियों का ये पहला अनुभव है, इसलिए इसे मेरे खाते से काट लीजिए, बाइये ने मुस्कुराते हुए कहा। काय शियाओहुआ ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, बॉस। सबसे अधिक मात्रा में भोजन मुख्य मांसाहारी व्यंजनों के लिए तैयार किया गया था। भोजन गर्म करने वाले यंत्रों में रखे भोजन के अलावा अंदर एक बड़ा बर्तन भी रखा गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि पूरे दिन के लिए भोजन एक साथ तैयार करना होता था। मांस के बड़े बड़े पकवान बनाने में समय लगता था और उन्हें भुर्जी की तरह दोबारा नहीं बनाया जा सकता था। भाई ये ने यह उम्मीद नहीं की थी कि पड़ोसियों का एक समूह पकवान खरीदने आएगा और उनमें से आधे पहले ही बिक चुके थे। इस कीमत से स्वाभाविक रूप से मुनाफा हुआ। भाई ये ने इस कीमत पर अच्छा खासा मुनाफा कमाया और पड़ोसी भी काफी संतुष्ट थे। इसके अलावा ये सभी लोग बाई परिवार की पुरानी दुकान के संभावित ग्राहक थे। ग्राहकों की इस भीड़ को विदा करने के बाद जियांग हाओ ऊपर से नीचे आ गया। आज हम क्या खा रहे हैं? जियांग हाओ ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा। तुम्हें मैकेरल और मापो टोफू खाना चाहिए। आज सुबह कैमरामैन ने मुझे बताया कि उन सबका वजन बढ़ गया है और मुझे लगता है तुम्हारा भी। कैमरे के सामने खराब मत दिखना, कुछ हल्का खाना। बाई ये ने गंभीरता से कहा। अप्रत्याशित रूप से जियांग हाओ ने वास्तव में उसकी बात पर विश्वास कर लिया और अनजाने में अपना चेहरा छूते हुए कहा, तो मैं टमाटर और भुनी हुई हरी सब्जियां खाऊंगा और थोड़ी कटी हुई पत्ता गोभी भी। क्या तुम सच में इतना कम खा रही हो? बाई ये हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी।
इतना कहकर उसने एक चम्मच भरकर धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस उठाया और उसे परोसा। नहीं, नहीं, मैं अब ब्रेस्ट पोर्क बेली नहीं खाऊंगा। जियांग हाओ ने तुरंत मना कर दिया, मुझे सच में लग रहा है कि मेरा वजन हाल ही में थोड़ा बढ़ गया है। रोजाना अच्छा खाना खाने और हाल ही में स्क्रीन टाइम कम होने की वजह से शायद मैं सच में मोटा हो गया हूँ। बाई ये को आश्चर्य हुआ जब जियांग हाओ ने सीधे चम्मच उठाया और अपने लिए चावल परोस लिए, जिसमें सारी सब्जियां थीं और मांस के नाम पर सिर्फ मैकेरल मछली थी। उसने चावल भी ज्यादा नहीं परोसे और अपनी थाली लेकर ऊपर चला गया। बिल्कुल नहीं, जियांग हाओ काफी पतला है, क्या उसे अभी भी डाइट करने की जरूरत है? काय शियाओहुआ ने कहा। जियांग हाओ ने कहा कि कैमरे पर आप 30 पाउंड ज्यादा वजन के दिखते हैं, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। काय शियाओहुआ ने अनजाने में अपने गोल मटोल चेहरे को छुआ, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। काय शियाओहुआ असल में मोटी नहीं थी, बल्कि थोड़ी गोल मटोल थी, खासकर उसका छोटा गोल चेहरा जो थोड़ा मांसल दिखता था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कैमरे पर वह कैसी दिखेगी। लगभग 2 बजे, दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, और बाई ये और अन्य लोगों ने आखिरकार खाना शुरू कर दिया। आज सुबह थोड़ी ठंड थी, लेकिन अब सूरज काफी ऊपर आ चुका था और मौसम गर्म और सुहावना हो गया था। बाई ये ने उन दोनों को चखने के लिए आज सुबह बनाया हुआ कच्चा गोमांस का सलाद भी निकाल कर दिया। आओ और इसे चखो। बाई ये ने थाली उनकी ओर बढ़ा दी। कल का बचा हुआ हिस्सा बाई ये ने खुद चखा था और उसे कमतर पाया था, इसलिए उसने उसे बाहर लाने की हिम्मत नहीं की थी। अब सिस्टम के साथ एक रात के प्रशिक्षण के बाद वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह क्या है? फैन झोंग ने पूछा। पता चला कि बहुत कम लोगों ने यह व्यंजन खाया था, अधिकांश लोग अब भी पका हुआ भोजन पसंद करते थे। इसे रॉ बीफ सलाद कहते हैं। मैंने इसे आज सुबह बनाया है, तुम दोनों चख कर देखो। कच्चे गोमांस के टुकड़े और कच्चे अंडे की जर्दी। फैन झोंग इसे खाने में हिचकिचा रहा था। हालांकि काय शियाओहुआ इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। कुछ दिन साथ बिताने के बाद बाई ये काय शियाओहुआ को थोड़ा बहुत समझने लगा था। उससे कुछ साल बड़ी होने के बावजूद वह दिल से अभी भी एक छोटी बच्ची थी। उसे खाना पीना और खेलना बहुत पसंद था, और उसका मूल निवास स्थान निश्चित रूप से बहुत आरामदायक रहा होगा। लेकिन फैन झोंक के लिए वह कड़ी मेहनत करने के लिए उसके साथ बाहर जाने को तैयार थी। काय शियाओहुआ ने एक टुकड़ा चखा और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा, उसने लगभग आधा खा लिया। बाई ये ने स्वाभाविक रूप से बाकी आधा खा लिया, और फैन झोंग ने बस नीचे बचे नाशपाती के कुछ टुकड़े ही खाए। काय शियाओहुआ की तारीफ सुनकर बाई ये का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने और कच्चा गोमांस का सलाद बनाया। शाम को वह इसे क्रू को चखाएगा। ये कल बाई परिवार की पुरानी दुकान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में निर्देशक चेन और अन्य लोगों द्वारा भेजे गए फूलों की टोकरियों के लिए एक छोटा सा धन्यवाद होगा। रात के खाने में दोपहर के भोजन के कुछ व्यंजनों के अलावा तली हुई मछली, उबला हुआ अंडा और अन्य व्यंजन भी शामिल किए गए। बाई ये ने दोपहर में कई मुख्य मांसाहारी व्यंजनों का एक और बड़ा बर्तन भी तैयार किया, और बहुत सारे चिकन कटलेट मैरिनेट करके रखे गए थे, जो शाम को ग्राहकों के आने पर तले जाने के लिए तैयार थे। बाई ये को दोपहर के भोजन जैसी स्थिति शाम को भी होने का डर था, इसलिए उसने अधिक व्यंजन तैयार किए। अप्रत्याशित रूप से शाम को दोपहर के भोजन की तुलना में लगभग 2 गुने लोग आए। सौभाग्यवश बाई ये ने दोपहर के भोजन के समय आसपास के पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। पड़ोसियों ने तुरंत अपनी दुकानों से छोटे स्टूल और छोटी मेजें उधार दे दी। डिस्पोजेबल मेजपोश बिछाकर और चारों ओर छोटी छोटी कुर्सियों का एक घेरा बनाकर 5 या 6 लोग बैठ सकते थे। आसपास की दुकानों ने किसी तरह बाई ये के लिए उसकी दुकान के प्रवेश द्वार पर 3 मेजें लगाने का प्रबंध कर लिया। हालांकि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था, और बाई ये ने काफी देर तक इस पर विचार किया। कल दोपहर में उसके घर खाना खाने आए बड़े भाई ने ही बाई ये को इस बात को लेकर चिंतित देखकर बात की। क्या आपको सेकेंड हैंड फर्नीचर चाहिए? मेरे गांव के एक पड़ोसी की दुकान में कुछ है, मैं उनसे सबसे कम कीमत पूछ लूंगा। इस संपर्क के बाद बाई ये बीच में ही फर्नीचर देखने के लिए भाग गई, और दुकान को फैन झोंग और काय शियाओहुआ के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट बाद बाई ये एक उधार ली हुई तिपहिया साइकिल पर सवार होकर पहुंची, जो पुराने टेबल और कुर्सियों से भरी एक गाड़ी खींच रही थी। ये सचमुच सेकेंड हैंड थे, प्लास्टिक की मेजें और कुर्सियां शायद किसी स्ट्रीट फूड स्टॉल से ली गई थीं।
मूल रूप से सफेद प्लास्टिक थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन कीमत वाकई बहुत कम थी। इस पूरी गाड़ी की कीमत केवल 300 युआन थी। ये देखकर पड़ोसियों ने सारी मेजें और कुर्सियां उतारने में मदद की, और कुछ लोग तो बैठकर उन्हें आजमाने भी लगे। बुरी नहीं हैं, हालांकि ये पुराने दिखते हैं, लेकिन काफी मजबूत हैं। अभी अभी मिले हैं, थोड़े गंदे हैं, मैं इन्हें आज रात साफ कर दूंगी। भाई ये ने हमेशा की तरह कुर्सियों पर कुछ पुराने अखबार बिछा दिए और मेजों को डिस्पोजेबल मेजपोशों से ढक दिया, और इसी तरह उन्होंने उस रात का खाना खाया। रात के 8 बजे तक बाहर कोई ग्राहक नहीं बचा था। जल्दी से खाना खाने के बाद बाई ये रसोई में गई, एक बड़े बर्तन में उबलता पानी भरा, उसमें कपड़े धोने का डिटर्जेंट मिलाया, रबर के दस्ताने पहने और मेज कुर्सियों को रगड़कर साफ करने लगी। ये देखकर फैन झोंग ने दुकान का कारोबार काई शियाओहुआ को सौंप दिया, दस्तानों की एक जोड़ी ढूंढी और बाई ये के साथ शामिल हो गया। फैन झोंग को देखकर बाई ये मुस्कुराया और दोनों चुपचाप काम करते रहे। अधिकांश मेजें और कुर्सियां केवल रंग में पुरानी थीं, उनमें से कुछ ही गंदी थीं। वे दोनों रात 9:30 बजे तक सफाई करते रहे। आखिरकार सभी मेजों को साफ करके उन्हें सूखने के लिए पास ही छत के नीचे रख दिया। काई शियाओहुआ ने दुकान में इस्तेमाल किए गए सभी बर्तनों को साफ कर दिया था, फर्श को धो दिया था और बचे हुए भोजन को खाने के डिब्बों से निकालकर खाने के डिब्बों में डाल दिया था। अब आप दोनों काम से छुट्टी ले सकते हैं, मैंने आज आपको देर करवा दी है, बाई ये ने कहा। फैन झोंग और काई शियाओहुआ काम से चले गए, और बाई ये अकेले खाने की मेज पर आराम करने बैठ गया। उसने काफी समय से इस तरह काम नहीं किया था, और पूरी रात मेज कुर्सियां साफ करने से वह सचमुच थोड़ा थक गया था। लेकिन रसोई में अभी भी कुछ काम बाकी था जो उसे करना था। ऐसा लग रहा था कि उसे जल्दी से एक और व्यक्ति को भर्ती करना होगा। कल की तैयारी करने के बाद बाई ये ऊपर गया और एक भर्ती नोटिस लिखा, जिसे उसने सड़क के कोने पर लगे नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया। निर्देशक चेन और उनकी टीम ने शाम 7 बजे तक खाना नहीं खाया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उस दोपहर सभी लोग देर से उठे थे, जिससे उनके काम में देरी हुई थी। जियांग हाओ ने पहले ही बाई ये को फोन करके खाना बाद में लाने के लिए कहा। बाई ये की कच्ची गोमांस की सलाद को फ्रिज में वापस रख दिया गया, जिसे कल दोपहर को खाया जाना था, और साथ में परोसी जाने वाली डिश को बदलकर गर्मागर्म खट्टी सूप की एक कटोरी कर दी गई ताकि सभी को गर्मी मिले। अगला दिन वाकई धूप से भरा था। दोपहर तक निर्देशक चेन और कलाकार दोनों पसीने से तरबतर हो चुके थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि 2 दिन पहले इतनी ठंड थी और आज तापमान फिर से इतना बढ़ गया था। इसलिए दोपहर के भोजन के समय दल के प्रत्येक सदस्य को एक पारदर्शी छोटा भोजन बॉक्स मिला, जिसके अंदर एक चमकीला लाल अर्धवृत्त था, जिसके नीचे कटे हुए सफेद नाशपाती थे, और उसके ऊपर अंडे की जर्दी थी। जब उन्हें अपने बेंटो बॉक्स मिले, तो सभी थोड़े असमंजस में थे। छोटे कटोरे पर ढक्कन था, लेकिन छूने पर वह ठंडा महसूस हुआ। क्या यह आइसक्रीम जैसी कोई मिठाई हो सकती है? शाओ बाई कितना विचारशील है, आज गर्मी होने के बावजूद उसने मिठाई भी तैयार कर ली है। लेकिन किस तरह की मिठाई के ऊपर कच्चे अंडे की जर्दी डाली जाती है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह क्रीम कच्चे अंडे की जर्दी की तरह दिखने के लिए बनाई गई हो? सभी लोग हैरान थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यह व्यंजन खाया था, उन्होंने इसे देखते ही पहचान लिया। क्या ये कच्चे गोमांस का सलाद नहीं है? हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ बाई आज के डेजर्ट के रूप में यह व्यंजन बनाएगा। नहीं, मिठाई, क्या आप पक्का हैं? मुझे यकीन है, अगर आप एक टुकड़ा चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिन लोगों ने इसे खाया था, उन्होंने अन्य व्यंजनों की परवाह किए बिना सबसे पहले ढक्कन खोला, अंडे की जर्दी और गोमांस के टुकड़ों को मिलाया और एक निवाला लिया। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये कच्चा गोमांस है? हाँ, कच्चा गोमांस, कच्चा अंडा, लेकिन स्वाद अच्छा होने की गारंटी है। शुरू में तो सभी इसे खाने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाई ये पर भरोसा होने के कारण सभी ने एक एक टुकड़ा चखने की कोशिश की। देखते ही देखते सब लोग चकित रह गए। जिन लोगों ने इसे पहले कभी नहीं खाया था, उन्हें यह व्यंजन ठंडा और मीठा लगा, जो बेहद स्वादिष्ट था। अप्रैल का महीना खत्म होने वाला था, और वैसे भी यह सर्दी इतनी ठंडी नहीं थी, लेकिन अब वसंत पूरी तरह खिल चुका था और ठंड और भी बढ़ गई थी। अपने गाढ़े मेकअप और परत दर परत पहने हुए परिधानों के कारण वे अंदर ही अंदर जल रही थीं। ठंडे, मीठे गोमांस के रेशों का ये टुकड़ा वास्तव में एक अद्वितीय व्यंजन था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये कच्चा गोमांस कैसे हो सकता है।
कच्चे गोमांस और कच्चे अंडे की जर्दी का स्वाद ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि जिन लोगों ने पहले भी यह व्यंजन खाया था, वे सब आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। उन्होंने यह व्यंजन पहले भी खाया था और उन्हें ये ठीक लगा था, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि यह इतना स्वादिष्ट था। अंततः सभी ने इसका श्रेय बाय ये द्वारा उपयोग की गई उत्कृष्ट सामग्रियों को दिया। क्योंकि वह गोमांस सचमुच खास था, चबाते समय वह होठों और दांतों के बीच गायब हो जाता था। उसमें कच्चे मांस की कोई दुर्गंध नहीं थी और वह अविश्वसनीय रूप से नर्म था। ये किस तरह का प्रीमियम बीफ होगा? जियांग यान का लाइव स्ट्रीम हमेशा की तरह शुरू हो गया। अब कई नेटिजन्स हर दिन जियांग यान का लंच देखते हैं। जैसा कि एक नेटिजन ने कहा, भले ही वे इसे खा न सकें, कम से कम देख तो सकते हैं, है ना? कच्चे गोमांस के सलाद को देखकर और जियांग यान की उसे खाते समय की प्रतिक्रिया देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया। उनमें से कुछ बड़े प्रशंसक भी थे, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में न केवल जियांग यान की लाइव स्ट्रीम देखी, बल्कि वांग जाई की भी देखी, ये जानते हुए कि वांग जाई ने पहले जिस दुकान का दौरा किया था, वो संभवतः जियांग यान के दल को आपूर्ति करने वाली दुकान थी। तो उनमें से कुछ लोगों ने चर्चा की, क्यों न जाकर इसे आजमाने का अवसर खोजा जाए। बाय ये को लाइव स्ट्रीम की परवाह नहीं थी, लेकिन जियांग हाओ के माध्यम से बाय ये को क्रू से व्यंजन के बारे में प्रतिक्रिया मिली। सभी ने सर्वसम्मति से इसकी प्रशंसा की। इतना ही काफी था। संयोगवश उसी दिन निर्देशक चेन से उनके कुछ पुराने दोस्त भी मिलने आए थे, जो सभी फिल्म उद्योग से जुड़े थे। उन्होंने डायरेक्टर चेन को लंच पर आमंत्रित करने का इरादा किया था, लेकिन डायरेक्टर चेन ने ये कहते हुए सीधे इनकार कर दिया कि उनके पास एक बेंटो बॉक्स है। उनके पुराने दोस्तों को लगा कि निर्देशक चेन कंजूस हो रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपने विचार पर पुनर्विचार किया। ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी ऐसी छवि बनाई हो। यह आदमी अपनी खाने पीने की आदतों के लिए मशहूर था और परोसे गए भोजन का एक तिहाई हिस्सा भी खाना उसके लिए बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। अब वो कह रहा था कि उसे बेंटो बॉक्स खाना है। पुराने दोस्तों के चेहरे बिगड़ गए, उन्हें लगा कि निर्देशक चेन मना करने के लिए बहाने बना रहे हैं। निर्देशक चेन के पास उन्हें इंतजार करने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणामस्वरूप, जब निर्देशक चेन ने अपना बेंटो बॉक्स खोला और उन्हें इसे चखने के लिए आमंत्रित किया, तो वे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने न केवल डायरेक्टर चेन का हिस्सा खाया, बल्कि अतिरिक्त हिस्सा भी खा लिया, जो आमतौर पर जियांग यान के लिए आरक्षित होता था, क्योंकि अन्य लोगों को इतनी भूख नहीं लगती थी, और बाय ये का हिस्सा काफी उदार था। पुराने दोस्त बहुत संतुष्ट होकर चले गए। कुछ महीनों बाद, संयोगवश, उन सभी ने अपनी नई फिल्मों की शूटिंग इसी शहर के फिल्म और टेलीविजन शहर में करने का फैसला किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्होंने हिंगडियन वर्ल्ड स्टूडियो को क्यों छोड़ दिया और इस स्थान को क्यों चुना, तो इन निर्देशकों ने बिना जवाब दिए बस मुस्कुरा दिया। इसके पीछे का कारण जल्द ही अंदरूनी सूत्रों को पता चल गया। कुछ समय के अंतराल के बाद, बाय ये की छोटी सी दुकान शुरुआती दिन की चहल पहल से धीरे धीरे शांत हो गई और स्थिर हो गई। उनके छोटे से रेस्तरां में भोजन करने आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे स्थिर हो गई। एक बार का भोजन 3 या 4 बार ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था, और कुछ लोग खाना पैक करवाकर ले जाने के लिए भी ऑर्डर देते थे। ग्राहकों की संख्या 150 से अधिक पर स्थिर हो गई। व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना निर्माण स्थल के पास होने पर चलता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उनका वर्तमान स्थान बहुत दूर था, और पहले निर्माण स्थल के पास होना सही समय, स्थान और सामंजस्य की बात थी। हालांकि बाई को कोई चिंता नहीं थी। अपने नियमित 100 से अधिक दैनिक ग्राहकों के अलावा उनके पास फिल्म क्रू के लिए 30 बेंटो बॉक्स भी थे। इसके अलावा, जब बॉस झो का नया निर्माण स्थल अगले महीने खुलेगा, तो उन्हें लगभग 300 लोगों के लिए भोजन की आपूर्ति करनी होगी। इस तरह सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। अगर मेजबान की जादुई शक्ति न होती, तो वह सचमुच मुश्किल में पड़ जाता। ये सोचकर बाई ये को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फोन निकाला और नौकरी भर्ती वेबसाइटों पर शेफ के पदों की तलाश करने लगा। बुलेटिन बोर्ड पर भर्ती संबंधी जानकारी के लिए कोई नहीं आया, इसलिए उसे केवल ऑनलाइन ही अपनी किस्मत आजमानी पड़ी। वह एक कुशल शेफ की तलाश में था। भविष्य में वह दुकान के मुख्य व्यंजन संभालेगा और नियुक्त शेफ स्टिर फ्राई व्यंजन बनाएगा। बाय ये ने भर्ती वेबसाइट पर पंजीकरण कराया और फिर गली में लगे बुलेटिन बोर्ड पर जाकर देखा। एक भी नंबर पट्टी नहीं ली गई थी, जिससे बाई ये बेहद निराश हो गई।
आसपास कई रेस्तरां थे, जिनमें से कई खुलते और बंद होते रहते थे, आते जाते रहते थे। फिर भी कोई उसकी छोटी सी दुकान में काम करने के लिए आवेदन क्यों नहीं कर रहा था? अप्रत्याशित रूप से कुछ दिनों बाद भी ऑनलाइन भर्ती में कोई प्रगति नहीं हुई, लेकिन बुलेटिन बोर्ड पर भर्ती की सूचना देखकर कोई व्यक्ति वास्तव में दरवाजे पर आया। दो लोग आए। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था, लगभग 40 साल का, जिसका चेहरा ईमानदार दिखता था। वह पहले पास के एक रेस्तरां में काम करता था और उसे खाना भूनने में महारत हासिल थी। दूसरा युवक जवान लग रहा था, लगभग 18 या 19 साल का। उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह सीखने के लिए उत्सुक था, और उसकी मांगी गई तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी। उसने कहा कि उसे बस खाना और रहने की जगह चाहिए, और 1000 युआन प्रति माह उसके लिए ठीक रहेगा। भाई ये शुरू में उसे नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने सिर्फ 1000 युआन में एक अतिरिक्त सहायक मिलने के बारे में सोचा और उसका मन बदल गया। जो भाई ये पैसे नहीं बचाता, वह अच्छा भाई ये नहीं है। उन्होंने अपने मिशन के बारे में भी सोचा, वह मिशन जिसमें 10 प्रशिक्षुओं को साथ ले जाना था। उसे पक्का पता नहीं था कि प्रशिक्षु को प्रशिक्षु माना जाता है या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। वरना उसे प्रशिक्षु मिलते कहाँ और वो इस मिशन को कब पूरा कर पाता। वो किसी एक मिशन पर 10 साल से ज्यादा समय नहीं बिता सकता था। भाई ये ने तुरंत उन दोनों को अपने पास रख लिया। चाचा जी खाना बनाने में उतने माहिर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे भाई ये की पसंद के हिसाब से खाना बना सकते हैं। चूंकि उन्होंने सिर्फ 5000 युआन वेतन मांगा था, इसलिए भाई ये मान गए। वेतन और कार्य व्यवस्था पर सहमति बनने के बाद दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपनी नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों में से बड़े चाचा का नाम झांग कियांग था। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पास ही में एक कमरा किराए पर लिया था। उनकी पत्नी एक एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में मशहूर हस्ती बनने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रही थी। झांग कियांग अपनी पत्नी के पीछे पीछे गए क्योंकि उन्हें उसकी चिंता थी। उस बच्चे का नाम वेई झाओ था और वह इस साल मात्र 18 वर्ष का था। जब उससे उसकी अन्य परिस्थितियों के बारे में पूछा गया, तो उसने बस अपना सिर झुका लिया और चुप रहा। अगर उसके पास पहचान पत्र न होता और वह किसी वांछित अपराधी जैसा न दिखता, तो भाई ये शायद ही उसे अपने पास रखने की हिम्मत करता। हालांकि एक और परेशानी वाली बात थी। हालांकि दूसरा पक्ष एक प्रशिक्षु था जिसने केवल 1000 युआन प्रति माह की मांग की थी, फिर भी भाई ये को उसे भोजन और आवास प्रदान करना पड़ा। खाने पीने और रहने की व्यवस्था की बात करें तो खाने पीने की समस्या तो निश्चित रूप से नहीं थी, लेकिन रहने पीने की समस्या का समाधान कैसे किया जाए? भाई ये खुद अभी भी किराए के मकान में रह रहा था। इसके अलावा उनकी इमारत में ऊपर की मंजिल पर केवल 2 कमरे थे। हालांकि एक छोटा सा भंडार कक्ष भी था, लेकिन वह कमरा इतना छोटा था कि उसमें दरवाजा भी नहीं था, इसलिए उसमें एक भी बिस्तर नहीं आ सकता था। उस अहम मौके पर फैन झोंग ने मदद करते हुए कहा, बॉस, हमारा घर बहुत बड़ा है। अभी तो यहाँ सिर्फ मैं, मेरी दादी और काई शियाहुआ रहते हैं। हम उसे एक कमरा दे सकते हैं। तो फिर आप वेई झाओ के रहने का इंतजाम अपने यहाँ कर दीजिए, और मैं उसका किराया दे दूंगा। भाई ये ने तुरंत फैसला कर लिया। क्योंकि कमरा छोटा ही था और फैन झोंग भी दुकान में काम करता था, इसलिए उन्होंने बस यूं ही 500 युआन मांग लिए। अन्यथा इतनी सुरक्षित और शांत जगह में सिर्फ एक कमरे के लिए भी 7 या 800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। भाई ये उन दोनों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने ले गया, उनके पहचान पत्रों की प्रतियां बनवाईं और कुछ दिन पहले बनाया गया साइन बोर्ड भी ले आया। जैसे ही उनमें से कुछ लोग सीढ़ी पर चढ़े और बाय फैमिली ओल्ड शॉप का साइन बोर्ड लगाया, बाय ये के कान में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन 11 पूरा हुआ। पहला इनाम 2000 अनुभव अंक। दूसरा इनाम एक यादृच्छिक रेसिपी। तीसरा इनाम 38,888 युआन। कृपया इसे देखें। भाई ये सीढ़ी पर ही अचंभित रह गया। फैन झोंग ने ही देखा कि कुछ गड़बड़ है और सीढ़ी पकड़े हुए उसने भाई ये का नाम पुकारा, तुम्हें क्या हुआ है? अरे अरे, कुछ नहीं, मैं अब नीचे आ रहा हूँ। भाई ये जल्दी से नीचे उतर गया, मैं ठीक हूँ। फैन झोंग भी बेबस था। ये छोटा बॉस अक्सर खोया खोया क्यों रहता था, खासकर अब, क्या वह सीढ़ी पर खड़े खड़े भी खो सकता था? भाई ये ने ऊपर जाने का बहाना ढूंढा और फिर सिस्टम खोला। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि यादृच्छिक मिशन 11 एक छोटी दुकान खोलें, पूरा हो गया है।
इसने उसे 38,888 का अभूतपूर्व बोनस और एक अतिरिक्त रेसिपी भी दी। ये पुरस्कार वास्तव में काफी महत्वपूर्ण थे। हालांकि अतीत में ये पैसा बाई ये को बहुत उत्साहित कर देता, क्योंकि उस समय उसके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं था। लेकिन अब ये 38,000 युआन उनके लिए महज बोनस थे। हालांकि उन्हें रेसिपी में काफी दिलचस्पी थी। उस पर क्लिक करने पर उसे पता चला कि यह नूडल्स के एक व्यंजन की रेसिपी थी, 3 झींगा नूडल्स। एक सरसरी नजर डालने के बाद बाई ये ने भौहें चढ़ा लीं। इन 3 झींगा नूडल्स को तैयार करना बेहद मुश्किल और खर्चीला था। एक कटोरी नूडल्स के लिए कई किलो छोटे नदी के झींगे चाहिए होते थे, और खाना पकाने की विधि भी बहुत जटिल थी। अगर कोई साधारण शेफ इसे बनाए तो शायद एक व्यक्ति को पूरा दिन लग जाएगा। हालांकि बाई के पास एक जादुई शक्ति थी, जिससे उसे काफी परेशानी से मुक्ति मिल गई। वह शाम होने तक इंतजार करेगा, 5 अनुभव अंक खर्च करेगा और आभासी दुनिया में जमकर अभ्यास करेगा। हालांकि उसे अभी भी एक बात को लेकर असमंजस था। उस समय उन्होंने 2 मिशन स्वीकार किए थे। जब वह अपने गृहनगर में थे तब उन्होंने पहला मिशन स्वीकार किया। यह नए शहर में एक व्यवसाय शुरू करने का मिशन था, जो एक 6 सितारा मिशन था। इस शहर में कदम रखने के बाद ही उन्होंने दूसरा मिशन स्वीकार किया। ये केवल 4 सितारा मिशन था। उनके व्यवसाय का लाइसेंस स्वीकृत हो जाने और साइन बोर्ड लगा दिए जाने के बाद सिस्टम ने पुष्टि की कि यह मिशन पूरा हो गया है। लेकिन पहले मिशन में अभी तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई थी? क्या इस प्रणाली का मतलब ये था कि उनकी मौजूदा छोटी फास्ट फूड बैंटों की दुकान को व्यवसाय शुरू करने के रूप में गिना ही नहीं जाएगा? शायद सिस्टम की आवश्यकताएं उसके लिए बहुत अधिक थीं। ऐसा लग रहा था कि वो केवल कड़ी मेहनत करना जारी रख सकता है। बाई ये नीचे आए और सभी को काम शुरू करने की तैयारी करने के लिए बुलाया। कर्मचारियों के आने से पहले ही उसने सारी सामग्री काट ली थी, इसलिए उन्हें बस साधारण साइड डिश की जरूरत थी। झांग कियांग ने मुख्य रूप से भूनने का काम किया, और बाई ये ने उसे मसाले डालने के बारे में मार्गदर्शन दिया। झांग कियांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस बाई ये के निर्देशानुसार काम किया। हालांकि बाई ये के साथ पढ़ाई कर रहे वेई झाओ के चेहरे पर विचारशील भाव दिखाई दिए। झांग कियांग एक अनुभवी रसोइया थे, जिनके खाना पकाने के कौशल औसत दर्जे के थे और उनमें सुधार करना मुश्किल था, इसलिए वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा बाई ये को ये भी पता चल गया था कि वो वास्तव में थोड़ा प्रतिरोध कर रहा था। वो समझ सकता था, आखिरकार हर व्यक्ति अपने अनोखे अंदाज में खाना बनाता है, और जब तक ये गुरु शिष्य की परंपरा न हो, कुछ ही स्वाद एक जैसे होते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की अनिच्छा मायने नहीं रखती थी, क्योंकि जब से झांक किया गया था, उसके द्वारा हर दिन बनाए जाने वाले व्यंजन हमेशा सबसे अधिक बच जाते थे। देखने में वे अन्य व्यंजनों जितने आकर्षक नहीं थे, और अगर कोई अनजान ग्राहक उन्हें ऑर्डर भी कर देता, तो वे प्लेट में वैसे ही पड़े रह जाते। इन परिस्थितियों में झांग कियांग अंततः मान गया, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जाना पड़ेगा। इसी बीच वी झाओ ने बाई ये के साथ चाकू चलाने के कौशल का अभ्यास करना शुरू किया और असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्या आपने पहले अभ्यास किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बस इसमें थोड़ा मजा आता है, और मैं घर पर बहुत खाना बनाती थी। बाई ये ने वेई झाओ की ओर एक नजर डाली लेकिन और कुछ नहीं कहा। उसने अनुमान लगाया कि यह बच्चा सिर्फ घर पर ही खाना नहीं बना रहा था। घर पर खाना बनाते समय एक व्यक्ति एक दिन में कितने व्यंजन बना सकता है? अभ्यास से ही निपुणता आती है, फिर भी पेशेवर प्रशिक्षण की तुलना में इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन चूंकि बच्चे ने कुछ नहीं कहा, इसलिए बाई ये ने दूसरों की निजता के बारे में पूछताछ नहीं की। उसने केवल अनुमान लगाया कि इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। एक और सप्ताह बीत गया, और झांग कियांग धीरे धीरे बाई ये के स्वाद का लगभग 70% हासिल करने लगा। ये बाई ये द्वारा तैयार की गई एक विधि के कारण संभव हुआ। वह झांग कियांग के लिए मसाले पहले से तैयार रखता था, ताकि वह भूनते समय उन्हें सीधे बर्तन में डाल सके। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी बहुत अभ्यास की आवश्यकता थी। सामग्रियों को पकाने की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक मसाले को डालने का वास्तव में सबसे उपयुक्त समय होता है। पहले बाई ये को इसके बारे में अस्पष्ट जानकारी थी, लेकिन व्यवस्थित प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षण को सटीक रूप से बता सकता था। हालांकि झांग कियांग के पास ये क्षमता नहीं थी और वो मसालों को तैयार करने के लिए केवल बाई ये पर ही निर्भर था। लेकिन सभी मसालों को एक साथ मिलाने की इस विधि को
बाई के स्वाद का 70% कहना अतिशयोक्ति थी। बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो लोग जल्दी में खाना खाते हैं, खासकर जो लोग पैक किया हुआ लंच खाते हैं, वे किसी तरह काम चला सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर चेन और प्रेसिडेंट झोउ जैसे लोगों को यह अंतर तुरंत महसूस हो गया। यह अपरिहार्य था। वी झाओ की चाकू चलाने की कुशलता ने परीक्षा तुरंत पास कर ली। हालांकि बाई ये की चाकू चलाने की कुशलता उत्कृष्ट थी, लेकिन वेई झाओ से उसकी अपेक्षाएं अधिक नहीं थीं, क्योंकि वह दुकान में मौजूद सामग्रियों को आमतौर पर एक ही क्लिक में काट देता था। उसने वेई झाओ को अभ्यास करने के लिए कुछ सामग्रियां अलग रख दी और उसे कुछ सुझाव दिए। हालांकि ये सामान्य संकेत थे, फिर भी इनसे वेई झाओ की आंखों में एक तेज चमक आ गई। अन्य लोग इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन वह समझ गया। वी झाओ जानता था कि यह छोटा बॉस, जो उससे कुछ ही बड़ा था, बहुत समझदार था। उसने जिन गलतियों की ओर इशारा किया, वे उसके दादाजी की बातों से मिलती जुलती थीं। वह सचमुच ये समझ नहीं पा रहा था कि दूसरा पक्ष उसकी कमियों को इतनी सटीकता से कैसे पहचान सकता है, और एक मामूली सी टिप्पणी से ही उसे तुरंत सब कुछ पता चल सकता था। ये जानना जरूरी है कि कई लोगों की नज़र में चाकू चलाने में उनका कौशल पहले से ही उत्कृष्ट था, भले ही उन्होंने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। देखते ही देखते झांग कियांग और वेई झाओ को वहां आए हुए आधा महीना बीत चुका था। हालांकि झांग कियांग के कौशल अभी उतने निपुण नहीं थे, फिर भी उन्होंने बाई ये का काम काफी आसान कर दिया था। इन दिनों बाई ये ने धीरे धीरे दुकान में सभी तरह की तलने भुनाई का काम झांग कियांग को सौंप दिया, जिसने लगन से बाई ये के मसालों को सीखा, जो पहले 5/10वें हिस्से के समान थे और अब 7 या 8/10वें हिस्से के समान हैं। दुकान में मौजूद लोग भी धीरे धीरे इस स्वाद के आदी हो गए। हालांकि वी झाओ फिलहाल केवल चाकू चलाने के कौशल का अवलोकन और अभ्यास कर रहा था। जब उसे खाली समय मिलता तो वह सामग्री तैयार करना सीखता। वी झाओ को शुरू में पूरी तरह समझ नहीं आया और वो मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। लेकिन बाई ये ने तुरंत ही उसके विचारों को भांप लिया। व्यस्त रहते हुए भी उसने अनायास ही कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सामग्री काटना और तैयार करना महत्वपूर्ण नहीं है? आह! वी झाओ के विचार उजागर होने पर उसके चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई। फिर उसने बाई ये की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, भाई बाई ये। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे खाना पकाने का अभ्यास और करना चाहिए ताकि मैं भाई बाई ये के काम में उनकी मदद कर सकूं। वरना मुझे इस 1000 युआन की तनख्वाह को लेने में शर्म आ रही है। इससे पहले कि बाई ये कुछ और कह पाती, वी झाओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और आगे कहा, मैं दूसरों से अलग हूँ। दूसरे लोग भाई बाई ये की तनख्वाह कमाने आते हैं, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं भाई बाई ये के खाना पकाने के कौशल का प्रशंसक हूँ। जियांग हाओ, जो रसोई में कदम रखने ही वाला था, रुक गया। रसोई में बच्चे को देखकर जियांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं, मुड़कर दरवाजे के पास बैठ गया और अंदर नहीं गया। उसे हमेशा से ही इस बच्चे का आना अजीब लगता था। वह किसी गरीब परिवार के बच्चे जैसा नहीं लगता था। गरीब परिवार इतने गोरे रंग के बच्चों का पालन पोषण नहीं करते। लेकिन अगर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो वह इतनी कम उम्र में काम करने के लिए घर से बाहर क्यों निकल गया? ठीक है, आज हम तलना सीखेंगे। रसोई में बाई ये ने वेई झाओ को रुकने का इशारा किया। क्या मैं भूनना शुरू कर सकता हूँ? हाँ, चाकू चलाने का कौशल रातों रात नहीं मिलता, इसके लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए अब से हर दिन 1 घंटे तक सब्जियां काटोगे और फिर मुझे भूनते हुए देखोगे। कोई दिक्कत नहीं, है ना? बाई ये ने वेई झाओ की ओर देखा। अगर यह बच्चा सीखने के लिए इच्छुक नहीं था, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार 10 प्रशिक्षु पदों के साथ वह चाहे तो कुछ और प्रशिक्षुओं को विकसित कर सकता था। उदाहरण के लिए उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई बात नहीं। बाई ये मुख्य रूप से स्टू बनाते थे, लेकिन वे अपने कुछ खास व्यंजनों को फ्राई करके भी परोसते थे। उदाहरण के लिए उनकी दुकान में पूर्वोत्तर के कई विशेष व्यंजन बाई ये द्वारा स्वयं पकाए जाते थे, जैसे कि धरती से मिलने वाले 3 स्वादिष्ट व्यंजन, मीठा और खट्टा सुआ का मांस और जियाओ लियू रो डुआन। आज बाई ये लोहे के बर्तन में स्टू बना रही थी। इस आयरन पॉट स्टू की वास्तव में कई किस्में होती हैं। आप मछली, चिकन, सुआ का मांस और यहाँ तक कि हंस का मांस भी पका सकते हैं। बाई ये ने सुआ के पेट को पकाने का विकल्प चुना और उसमें कांच के नूडल्स मिला दिए।
सुआ के मांस के छोटे छोटे टुकड़े, हल्के नरम शकरकंद के नूडल्स, हाथ से चुनी हुई हरी बीन्स और कटे हुए आलू। बाई ये ने एक बड़े बर्तन में इतना खाना पकाया जो 100 से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त था। इसके बगल में रखे एक और बड़े बर्तन में ब्रेस्ड स्पेयरिब्स पक रही थी, जो फिल्म क्रू के लिए मुख्य व्यंजन था। हालांकि वे सभी बड़े बर्तनों में पकाए जाने वाले व्यंजन थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में आंच को नियंत्रित करने और मसालों पर ध्यान दिया। वे झाओ बगल से देख रहा था, उसकी आंखों में चमक थी, और अचानक बोला, क्या ये बहुत नमकीन नहीं हो जाएगा? तुम चखो। बाई ये ने एक छोटी सी थाली में वेई झाओ को 2 टुकड़े परोसे और उसे चॉपस्टिक दी। चख कर देखो। वेई झाओ ने इसे चखा, उसकी आंखें चमक उठी, स्वादिष्ट। भाई भाई ये, क्या आपने ये चटनी खुद बनाई है? कमोबेश, हम सभी जहाँ से मैं हूँ वहाँ ऐसा ही बनाते हैं, और मैंने इस पर थोड़ा और गौर किया है, बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वेई झाओ के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन बाई ये को ये बच्चा काफी पसंद आया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह साफ सुथरा दिखता था और बहुत ही मीठी बातें करता था। दूसरे लोग या तो उन्हें उनके नाम से बुलाते थे या बॉस कहकर, लेकिन केवल वे झाओ ही, जब से उन्होंने काम शुरू किया था, उन्हें इतनी आत्मीयता से भाई भाई ये कहकर बुलाते थे। इसके अलावा ये बच्चा प्रतिभाशाली और सीखने के लिए उत्सुक था, जिससे बाई ये को वह और भी ज्यादा पसंद आया, और वह उसे कई व्यंजन विधि सिखाने के लिए तैयार हो गया। जियांग हाओ और फैन झोंग दोनों ने ही बाई ये को उनके निडर शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से याद दिलाया था। अपने सभी कौशल दूसरों को मत सिखाओ, क्योंकि सभी लोग ये बात अच्छी तरह समझते थे कि उनकी दुकान के व्यवसाय की सफलता मुख्य रूप से बाई ये के खाना पकाने के कौशल पर निर्भर करती है। जब बाई ये वेई झाओ को आयरन पॉट स्टू के लिए सॉस बनाने का तरीका विस्तार से समझा रही थी, तब झांग की आंख बगल में सब्जियां चलाते हुए ध्यान से सुन रही थी। लेकिन एक साथ 2 काम नहीं किए जा सकते। जब खाने का बर्तन बाहर आया, तो उसकी प्रस्तुति बेहद खराब थी। बाई ये ने भौहें चढ़ाईं, और झांग की आंख ने जल्दी से कहा, माफ कीजिए, बॉस। मैं आप और शियाओ वेई की बातें सुनने में इतना मग्न था कि मेरा ध्यान कहीं और था। झांग की आंख ईमानदार और सरल स्वभाव का लग रहा था, और उसके क्षमाप्रार्थी भाव में घबराहट झलक रही थी, इसलिए बाई ये के लिए और कुछ कहना मुश्किल हो गया। लेकिन वह व्यंजन देखने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था, इसलिए बाई ये ने उससे उसे दोबारा पकाने के लिए कहा। वी झाओ ने झांक की आंख पर एक नजर डाली, फिर उत्सुकता से बाई ये के पीछे पीछे चली गई। मुख्य व्यंजन परोसे जाने के बाद बाई ये ने रसोई का कार्यभार झांक की आंख और वेई झाओ को सौंप दिया। जब वह बाहर आया, तो बाई ये ने जियांग हाओ को देखा और पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया। तुम्हें कब वापस मिला? अभी कुछ देर पहले। जियांग हाओ ने रसोई में झांका। क्या आप अभी व्यस्त हैं? अगर नहीं, तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ऊपर आ जाइए। मेरा काम हो गया, अब मैं बस दुकान खोलने का इंतजार कर रहा हूँ। बाई ये ने जियांग हाओ के पीछे पीछे बाहर निकलते हुए और दूसरी मंजिल पर जाते हुए कहा। क्या बात है? इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? आपको वेई झाओ से सावधान रहने की जरूरत है, जियांग हाओ ने कहा। हम किस बात से सावधान? तुम उसे अपनी सारी गुप्त रेसिपी दे रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हारे फॉर्मूले चुराकर भाग जाएगा? जियांग हाओ ने गंभीरता से कहा। उसके बर्ताव से तो लगता ही नहीं कि वह नौसिखिया है। बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, वह बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं लगता, और उसने ये कौशल घर पर तो बिल्कुल नहीं सीखे हैं। पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्ति में महत्वपूर्ण अंतर होता है। फिर आप, हाउजी, चिंता मत करो। बाई ये ने गंभीर भाव से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। फिल्म और टेलीविजन सिटी के बाहर इतने सारे रेस्तरां होने के कारण उनके फलते फूलते व्यवसाय का मतलब था कि अन्य व्यवसायों की रफ्तार धीमी हो सकती है, और हर कोई प्रतिस्पर्धा में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सतर्क रहना पड़ता था। बाई ये सभी बातों पर सहमत हो गई। वह जानता था कि जियांग हाओ की मंशा अच्छी थी, लेकिन उसे उस सिस्टम के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। जिस क्षण से उन्होंने सक्रिय रूप से बाई ये से मसालों या अन्य व्यंजनों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, और बाई ये ने उन्हें ईमानदारी से सिखाया, सिस्टम ने स्वचालित रूप से उनके गुरु शिष्य संबंध को स्थापित मान लिया। मूल सिद्धांत ईमानदारी था, भले ही सही तौर पर कोई औपचारिक संबंध न हो, फिर भी उन्हें उनके शिष्य माना जाता था और व्यवस्था द्वारा संरक्षित किया जाता था।
फिलहाल बाई ये की प्रशिक्षुओं की सूची में 3 नाम थे। पहले बाई जिंग थे, उसके बाद झांग कियांग और अंत में वे झाओ। हालांकि उनके प्रत्येक नाम के आगे छोटे अक्षरों में हल्के हरे रंग में लिखा था पंजीकृत प्रशिक्षु। बाई ये ने सिस्टम से पूछताछ की और सिस्टम ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक वास्तविक गुरु शिष्य संबंध था, लेकिन कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, इसलिए उन्हें केवल पंजीकृत प्रशिक्षु ही माना जा सकता था। और सिस्टम के पदानुक्रम में पंजीकृत प्रशिक्षु के अलावा साधारण प्रशिक्षु, व्यक्तिगत शिष्य और शिष्य एवं उत्तराधिकारी आदि भी शामिल थे। तो यह अच्छी बात है। जियांग हाओ के बोलते ही उसके फोन पर एक समाचार संदेश आया। अरे बाप रे, क्या गलत! एक चेन ग्रिल्ड फिश रेस्टोरेंट कचरे से सामग्री निकालकर इस्तेमाल करने के लिए पकड़ा गया। जियांग हाओ ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाई। लगता है खानपान उद्योग का एक और बड़ा निरीक्षण होने वाला है। मछली की बात करें तो आप हाल ही में कुछ मछली के व्यंजन क्यों नहीं बनाते? मछली जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है। जियांग हाओ ने गला साफ किया। पहले मुझे लगता था कि मेरा वजन बढ़ रहा है, इसलिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू खरीदा। पता चला कि मेरा वजन ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन कई अभिनेत्रियों ने कहा कि उनका वजन बढ़ गया है और अब वे पूरा बेंटो बॉक्स खाने की हिम्मत भी नहीं करती। मछली खाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आप सबके लिए कुछ डाइट मील पर रिसर्च करूंगा। बाई ये अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कड़वाहट से हंस पड़ी। दुकान पर खाना खाने आए सभी श्रमिकों ने अधिक तेल वाले व्यंजन, कुछ सुगंधित और चावल के साथ स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा व्यक्त की। केवल ये मशहूर हस्तियां और अभिनेता ही थे जो लगातार मोटापे से डरते थे। हालांकि उन्हें अभी भी ये पता लगाना था कि इन कम वसा वाले भोजन को कैसे बनाया जाए। मछली को हल्का बनाया जा सकता था, लेकिन वे हर दिन मछली नहीं खा सकते थे। दोपहर के भोजन के समय की भीड़भाड़ के बाद बाई ये दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास अकेले बैठे थे और अपने फोन का इस्तेमाल करके कम वसा वाले भोजन की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार की अवधारणा की खोज की। तभी बाई ये को एहसास हुआ कि कम कार्बन वाली जीवन शैली जीने के अलावा खान पान में भी कम कार्बन की अवधारणा होती है। आहार में कम कार्बन का तात्पर्य कार्बोहाइड्रेट के सेवन से है। कम कार्बन का सीधा सा मतलब है कम कार्बोहाइड्रेट। बाई ये ने इन सामग्रियों को बार बार पढ़ा और सामान्य तौर पर समझ गया कि इसका मतलब स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने की कोशिश करना है और इसके बजाय सोयाबीन उत्पाद, डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली, समुद्री भोजन और मांस जैसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये खर्च बहुत अधिक होगा। फिल्म क्रू के लिए मौजूदा बेंटो बॉक्स शुल्क इसे वहन नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे उन मशहूर हस्तियों से बात करनी होगी जो वजन कम करना चाहती थीं। इसके अलावा संश्लेषण के लिए उनके पास अभी भी स्वर्णिम कौशल था। शायद वह देख सकते थे कि उच्च स्तर पर संश्लेषित होने पर अवयवों के अन्य कार्य क्या होते हैं। जैसे ही बाई ये को ये बात समझ में आई, वह सीधे नीचे गया और भंडारगृह से सोयाबीन का आधा बोरा निकाल लाया। वह आमतौर पर खाना पकाने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल करता था। पानी में भिगोकर तैयार किए गए सोयाबीन स्टू में बहुत स्वादिष्ट लगते थे। चूंकि वह प्रयोग कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ सस्ता ही ढूंढ लिया जाए जिसका संश्लेषण किया जा सके। महंगी वस्तुओं का संश्लेषण करने में बहुत लागत आती थी, लेकिन सिस्टम में ये शर्त नहीं थी कि उसे एक बार में 1 पाउंड का संश्लेषण करना होगा। वह एक बार में 2 बीन्स का संश्लेषण भी आसानी से कर सकता था। बाई ये को अनाज के माध्यम से संश्लेषण करने में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। रसोई से लाए गए विभिन्न अनाजों को लेकर बाई ये ने अपने संश्लेषण प्रयोग शुरू किए। सोयाबीन घटिया गुणवत्ता के नहीं थे, वे पूर्वोत्तर चीन के अच्छे स्थानीय सोयाबीन थे। सिस्टम के मूल्यांकन को खोलने पर वास्तव में इसका अच्छा मूल्यांकन सामने आया। खेतों में उगाई गई सोयाबीन। ये स्तर सीधे तौर पर स्तर 2 के रूप में प्रदर्शित होता है। संश्लेषण के बाद सोयाबीन के गुणों में पहले ही काफी बदलाव आ चुका था, जिससे उसका स्वाद बेहतर हो गया था और उसमें कुछ विशेष गुण भी विकसित हो गए थे। जब सोयाबीन को लेवल 5 तक संश्लेषित किया गया, तो उसमें एक दूसरा गुण विकसित हो गया। उत्कृष्ट सोयाबीन, एकदम सही। नोट: भरपूर स्वादिष्टता एक और गुण जोड़ती है, जो वजन घटाने में सहायक है। ये यहाँ है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच सच होगा। जब उसने ऑनलाइन खोज की, तो उसे एक सुझाव मिला कि सोया दूध पीने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया।
अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में सफल रहा। लेवल 5 तक संश्लेषण करने की लागत पहले से ही कम नहीं थी। 2 सोयाबीन को संश्लेषित करके लेवल 3 तक पहुंचाया गया। लेवल 4 पर पहले से ही 4 सोयाबीन थे और लेवल 5 पर 8 सोयाबीन थे। अगर इसे बीन्स के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर इसे पाउंड में बदले तो यह चौंकाने वाला होगा। 1 पाउंड के बदले 8 पाउंड। भाई ये ने अपना सीना पकड़ लिया, उसे दिल में दर्द का एक तेज झटका लगा। इस संश्लेषण कौशल में भोजन की बहुत बर्बादी होती थी। हालांकि चून की सोयाबीन को दूसरे गुण के साथ संश्लेषित किया जा सकता था, इसलिए बाइये को अन्य सामग्रियों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। इस बार वो बस रसोई में ही रहे और चावल, बाजरा, बैंगनी चावल और यहाँ तक कि मक्के के दलिया का संश्लेषण किया। लेवल 5 तक संश्लेषण करने के बाद उन्होंने पाया कि उन सभी में वास्तव में एक दूसरा गुण मौजूद था। उदाहरण के लिए, मक्के के दाने, चाहे मोटे हों या बारीक, दोनों ही तेल को खुरचने का काम करते हैं। इससे वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है। चावल का दूसरा गुण त्वचा को गोरा करना था और बाजरे का दूसरा गुण सौंदर्य बढ़ाना था। इनमें से बैंगनी चावल में हुआ बदलाव थोड़ा अलग था। संश्लेषण से पहले बैंगनी चावल पहले से ही लेवल 2 का था। इसे एक बार फिर संश्लेषित करने से यह उस अवस्था में आ गया जिसका उपयोग वह पहले दलिया बनाने के लिए करता था। सिस्टम ने साधारण फार्म बैंगनी चावल से ध्यानपूर्वक उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला बैंगनी चावल में परिवर्तन प्रदर्शित किया। नोट: पकने के बाद नर्म, चिपचिपा और सुगंधित, प्राकृतिक मीठी सुगंध के साथ। भाई ये को अचानक सब समझ आ गया। तो बैंगनी चावल के गुण इतने उच्च हैं। पहले उन्हें लगता था कि यह सामान्य चावल और सफेद आटे से अलग नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके गुणों की विशेष रूप से जांच नहीं की। अब उसे आखिरकार समझ आ गया। चौथे स्तर तक संश्लेषण करने के बाद बैंगनी चावल के गुणों में फिर से परिवर्तन आया। शाही भेंट बैंगनी जेड बैंगनी चावल। नोट: प्राचीन भेंट क्षेत्रों से प्राप्त बैंगनी चावल, पीढ़ियों से चली आ रही शाही भेंट। एक अन्य विशेषता: सेवन के बाद शरीर से स्वाभाविक रूप से हल्की सुगंध निकलती है। सेवन बंद करने के 3 दिन बाद ये सुगंध स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती है। इन गुणों को पढ़कर बाई ये दंग रह गया। इस बैंगनी चावल को वास्तव में चौथे स्तर पर एक दूसरा गुण प्राप्त हो गया था। और ये दूसरी विशेषता बहुत खास है, ये वास्तव में व्यक्ति की सुगंध को बढ़ाती है। इस खुशबू की एक सीधे सादे आदमी के तौर पर बाई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक खूबसूरत महिला जिसके पूरे शरीर से चावल की खुशबू आती है, उसे देखकर हर कोई भूखा हो जाता है या फिर सोचता है कि यह लड़की किसी दलिया की दुकान पर काम करती है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये थी कि जब बाई ये संश्लेषण जारी रखना चाहता था, तो सिस्टम का संश्लेषण बॉक्स ग्रे हो गया था और एक संदेश में अपर्याप्त अनुमतियों का संकेत दिया गया था। बाई ये के मन में कई सवाल थे। उसने तुरंत सिस्टम से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसके प्रश्न का केवल एक अत्यंत औपचारिक उत्तर दिया। उसका वर्तमान स्तर उच्च स्तरीय संश्लेषण कार्यों तक पहुंचने के लिए बहुत कम था। ठीक है, वर्तमान कार्य पर्याप्त हैं। हालांकि जिज्ञासावश बाई ये ने बचे हुए सारे बैंगनी चावल निकाल लिए। लगभग 20 किलो चावल बचे थे, जिनका संश्लेषण एक बार हो चुका था। चौथे स्तर तक संश्लेषण करने के बाद लगभग 7 या 8 किलो चावल बचे थे। इससे पहले उसके हाथ में चावल का सिर्फ एक दाना था। बाई ये ने उसे ठीक से नहीं देखा था। अब अपने सामने 7-8 किलो बैंगनी रंग के चावल देखकर बाई ये ने अंततः इस चावल की असाधारण प्रकृति को पहचान लिया। दूसरे संश्लेषण के बाद रंग में मामूली गहराई आने के विपरीत अब बैंगनी चावल का प्रत्येक दाना गहरे रंग का है, जो बैंगनी होने के साथ साथ लगभग काला भी दिखता है। और जब इसे सूर्य की रोशनी में देखा जाता है, तो ये छोटे छोटे पॉलिश किए हुए बैंगनी क्रिस्टल जैसा दिखता है। ये सचमुच अपने नाम पर्पल जेड को सार्थक करता है। अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को भी यहाँ ले आएं, तो वह भी बता देगा कि यह चावल बढ़िया चावल है। बाई ये ने बैंगनी चावल के इस थैले का मुंह दोबारा बांध दिया और उसे भंडारगृह के एक कोने में रख दिया। कुछ सोचने के बाद उसे लगा कि यह ठीक नहीं है। अब रसोई में वह अकेला नहीं था, इसलिए उसने इसे बाद में ऊपर ले जाने का फैसला किया। ऐसा नहीं था कि वह सबको इसे खाने से हिचकिचा रहा था। खाना तो ठीक था, लेकिन कच्चा बैंगनी चावल इतना स्वादिष्ट दिखता था कि अगर लोग उसे देखते तो वे लाजमी तौर पर सवाल पूछते।
भाई ये ने इन बैंगनी चावलों को दूसरी मंजिल पर स्थित छोटे से भंडारगृह में भेज दिया। जब तक वह लौटा, दोपहर के 3 बज चुके थे और 1 घंटे में सभी लोग काम पर आने लगेंगे। इसके बाद बाई ये ने आज रात के भोजन के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करना शुरू कर दिया। स्टू जैसे व्यंजन जिन्हें पकाने में काफी समय लगता है, उन्हें आमतौर पर सुबह ही बना लिया जाता है ताकि पूरे दिन के लिए पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि दोपहर में ज्यादा समय नहीं होता है। हालांकि चूंकि बाई ये को आज पहले से ही पता था कि सोयाबीन और मक्के का दलिया आंतों को साफ कर सकता है और वसा को कम कर सकता है, और यह भी पता था कि चालक दल के सदस्य बड़ी मात्रा में मांस खाने से डरते हैं, इसलिए शाम के मेनू में कुछ बदलाव किए गए थे। रसोई में एक सामग्री प्रसंस्करण मशीन थी जो पाउडर पीसकर सोया दूध बना सकती थी। बाई ये ने दिल का दर्द सहते हुए कुछ किलो सोयाबीन का संश्लेषण किया। बेशक वे लेवल 5 के नहीं थे। बाई ये ने इन सभी सोयाबीन को भिगो दिया। योजना ये थी कि नरम होने के बाद उन्हें पल्वराइजर से पीसकर सोया दूध बनाया जाएगा और फिर रात के खाने में सोया दूध के साथ सोया पल्प केक परोसे जाएंगे ताकि इन लोगों को वजन कम करने में मदद मिल सके। हालांकि विशेष आहार तैयार करने के लिए फिल्म क्रू को सूचित करना आवश्यक होगा। क्या आप वजन कम करना चाहते हैं? अतिरिक्त भुगतान। कुछ देर सोचने के बाद बाई ये ने भी एक बर्तन में अंडे फेंट लिए ताकि शाम को सबके लिए कीमा बनाया हुआ सुअर का मांस मिलाकर उबले अंडे बना सके। शाम के लिए मांस के व्यंजन दोपहर के भोजन के समान ही थे। आयरन पॉट स्टू चिकन और आयरन पॉट स्टू, सुअर का मांस, साथ ही तले हुए चिकन ड्रमस्टिक्स। फिलहाल बाई ये के घर पर बने फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक्स और फ्राइड चिकन कटलेट्स आसपास के इलाके में काफी मशहूर हो गए हैं। कुछ लोग जो फ्राइड चिकन की दुकानों पर खाना नहीं चाहते थे, वे विशेष रूप से उनसे फ्राइड चिकन खरीदने आते थे। बाई ये ने इस बारे में सोचा और फिर उन्हें अलग अलग बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने रसोई के एक कोने में एक छोटी सी खिड़की भी खुलवाई और खाना तलने के लिए एक खास इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर भी खरीद लिया। एक चिकन ब्रेस्ट की कीमत लगभग 4 टाइल है और थोक में चिकन ब्रेस्ट की कीमत वर्तमान में 8 युआन प्रति काटती है, इसलिए एक पीस की कीमत 2 या 3 युआन है। चिकन लेग पीस की कीमत लगभग एक जैसी होती है। एक टोकरी में 2 या 3 लेग पीस हो सकते हैं। क्योंकि इन्हें तला जाता है, इसलिए ताजी सामग्री का उपयोग किया जाता है और अन्य विविध खर्चों को मिलाकर इसकी लागत लगभग 4 युआन होती है। बाई ये ने चिकन ड्रमस्टिक की कीमत 8 युआन और बड़े चिकन कटलेट की कीमत 9 युआन रखी है, जो काउंटर पर सीधे बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं था कि बाई ये लालची था, लेकिन इन वस्तुओं में आमतौर पर 50% लाभ मार्जिन होता है, इसलिए उसकी कीमतें पहले से ही उचित मानी जाती थीं। जैसे ही यह घोषणा सामने आई, बाई परिवार की पुरानी दुकान की लोकप्रियता में एक बार फिर जबरदस्त उछाल आया। पहले बाहर कुछ छोटी तली हुई चिकन की दुकानें इसी तरह की कीमतों पर बेचती थीं, लेकिन स्वाद में जमीन आसमान का फर्क था। अन्य जगहों से मंगाई गई तली हुई चिकन और चिकन कटलेट सूखी लगती थी। ये सूखापन अधिक तलने के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि सामग्री को बहुत लंबे समय तक जमा कर रखा गया था और पिघलने के बाद भी वे अपनी कोमल बनावट को वापस नहीं पा सकी। कुछ दुकानों में तो ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता था जो न केवल घटिया गुणवत्ता का मांस होता था, बल्कि पहले से ही खराब हो चुका होता था। कुछ ऐसे भी थे जो सामान्य सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका मसाला बाई फैमिली ओल्ड शॉप के मसाले के मुकाबले का नहीं था। केवल बाई फैमिली ओल्ड शॉप के तले हुए चिकन ड्रमस्टिक्स की परत ही कुरकुरी थी, और जब उन्हें तोड़ा जाता था तो अंदर से रस निकलता था। जिन परिवारों में बुजुर्ग सदस्य थे और जो पहले अपने बच्चों को इस तरह का जंक फूड नहीं खिलाना चाहते थे, उन्होंने भी इन चिकन ड्रमस्टिक्स का स्वाद चखा और कहा कि ये बढ़िया मांस है, जिसे कभी कभार खाया जा सकता है। जहां तक बड़े आकार के चिकन कटलेट की बात है, उनकी बिक्री और भी बेहतर रही। चिकन ड्रमस्टिक्स केवल ओरिजिनल और स्पाइसी फ्लेवर में ही उपलब्ध थे, लेकिन बड़े चिकन कटलेट कई फ्लेवर में मिलते थे। बड़े आकार के चिकन कटलेट के लिए कई तरह के स्वाद उपलब्ध थे। बाई ये ने विशेष रूप से कई तरह की चटनी तैयार की थी। बिना सॉस के ओरिजिनल फ्लेवर था, मिर्च पाउडर छिड़कने पर तीखा हो जाता था और थोड़ा जीरा पाउडर मिलाने पर तीखा जीरा फ्लेवर आ जाता था। इसके अलावा लहसुन फ्लेवर, मीठा तीखा, नमकीन और शहद सरसों फ्लेवर भी थे। क्योंकि इन्हें वहीं पर तला जाता था, इसलिए आप इनके अंदर कद्दूकस किया हुआ पनीर भरकर चीज चिकन कटलेट भी बना सकते थे। बाई ये के लोकप्रिय फ्राइड चिकन ने उनके फ्राइड चिकन व्यवसाय को जल्दी ही मजबूती से स्थापित कर दिया। आजकल
न केवल तले हुए चिकन ड्रमस्टिक और चिकन कटलेट, बल्कि तले हुए सॉसेज, तले हुए फिश बॉल और फिश टोफू भी शामिल किए गए हैं, जो आसपास के कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को स्कूल के बाद अपने माता पिता के साथ कतार में खड़े होने के लिए आकर्षित करते हैं। भाई ये को एक और व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ा, विशेष रूप से दुकान में तले हुए खाद्य पदार्थों की जिम्मेदारी संभालने के लिए, जो दोपहर के भोजन और रात के खाने के व्यस्त समय के दौरान काम करेगा। सब लोग खाना बनाने में व्यस्त थे तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तभी काय शियाओ हुआ दौड़कर अंदर आई और बोली, बॉस, कोई आपके लिए सामान लेकर आया है। भाई ये चौंक गया और जल्दी से अपने हाथ पोंछकर बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि ये वही लाल सॉसेज थे जो उसने पहले ऑर्डर किए थे, और अब वे बनकर तैयार हो चुके थे। क्योंकि ये दुकान के लिए थे, इसलिए बाई ये ने एक ही बार में कई 100 किलो का ऑर्डर दिया। हालांकि बॉस कियान की सुआ का मांस बेचने की दुकान थी, लेकिन बाई ये ने उसका मांस इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। आसपास के सभी पड़ोसियों का कहना था कि बॉस कियान चुपके से अच्छे मांस की जगह सड़ा हुआ मांस रख देता था, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। लेकिन संयोगवश उनकी कारीगरी सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए वहां जाने वाले कई ग्राहकों को निश्चिंत होने के लिए पूरी प्रक्रिया देखनी पड़ती थी। भाई ये के पास देखने का समय नहीं था और उसे डर था कि बॉस कियानसुआ का मांस बदल देंगे। इस बारे में सोचने के बाद उसने सीधे कोल्ड स्टोरेज से जमा हुआ सुआ का मांस मंगवा दिया। सुआ के मांस का ये बैच देखने में तो काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन यकीनन यह उसके कृत्रिम मांस जितना अच्छा नहीं था। हालांकि बाई ये बॉस कियान को कृत्रिम मांस देने की हिम्मत नहीं करेगा, इसे निश्चित रूप से बदल दिया जाएगा। बाई ये को देखते ही बॉस कियान ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, शाओ बाई, तुम्हें जो लाल सॉसेज चाहिए थे, मैंने वो सब बना लिए हैं और यहाँ ले आया हूँ। लेकिन तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।